एक टुकड़ा आसमां का चाहिए, बादलों को घर में लाना चाहिए, एक नीली छतरी घर में भी हो, एक ऐसा घर बनाना चाहिए। जिन्हें लाहौर नहीं वेख्या वो जन्मे नहीं, और जिन्हें ले नहीं वेख्या वो बाइकर नहीं। देखो भाई, एक बहुत मज़ेदार बात बताता हूँ मैं तुम्हें। जिस दिन पे रिटायर हुआ था वो मुझे एस्कॉर्ट कर रहे थे आगे, मैं अपनी पीछे गाड़ी में जा रहा था और मुझे घर तक छोड़ कर आए। अब बताइए ऐसा ऑनर किसको मिलता है? नहीं मिलता। एक पैशन होता है अपने अंदर जिसको आप एक जुनून की तरह पाले रहते हैं और अपना चुपचाप करते हैं। वो मेरे पक्के बाल देख के बोलते हैं कि सर आप अभी भी बाइक चलाते हो, आप अभी भी पहाड़ों पे चले जाते हो, आप लद्दाख चले जाते हो, आप स्पीति वैली भी चले जाते हो, आप कुंसुम पास क्रॉस कर लेते हो, सब कर लेते हो। ये कीड़ा होता है भाई, इस कीड़े ने अगर आपको काट लिया, कल को आपकी शादी हो जाएगी तो आपकी बीवी आपकी मोटरसाइकिल बिकवा देगी। लेकिन जो बाइकर्स होते हैं उनका जो कंसंट्रेशन होता है वो कार वालों से बहुत ज़्यादा होता है। एक तो मोटरसाइकिल पे सोते नहीं है, कार वाले सो जाते हैं। मैं 66 साल का हो गया हूँ इस महीने, रिटायर्ड हुआ हूँ BHL से और पूरी मौज कर रहा हूँ। जो मन आता है वो करता हूँ, जहाँ मन आता है मोटरसाइकिल उठा के चला जाता हूँ। जिस दिन चाहता हूँ मोटरसाइकिल बदल देता हूँ, जिस दिन चाहता हूँ मैं अपना रूट बदल देता हूँ, जिस दिन चाहता हूँ अपना मूड बदल देता हूँ। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट इंट्रो के हिस्ट्री में जाएगा। थैंक यू सो मच। बहुत से लोग बन जाते हैं और सही बात है कि भाई फैमिली हो गई, बच्चा है, ये है। मेरे भी बेटा है, मैंने बेटे को भी पाला, लेकिन मैंने बाइकिंग अपनी बंद नहीं करी। दिमाग में सोच के बैठ जाएंगे अरे मैं तो रिटायर हो गया, अब मैं क्या कर सकता हूँ। ऑल इंडिया रेडियो से अप्रूव्ड आर्टिस्ट हूँ मैं। गिटार मैंने प्रोफेशनली बजाया है, कई साल बजाया है। काफ़ी दुनिया में घुमा हूँ गिटार लेके, अपने उस्तादों के साथ, अपने और गाने वालों के साथ, कुछ प्लेबैक सिंगर के साथ भी बजाया है। दैट वे जो है आई हैव बीन वेरी ब्लेस्ड। लेह लद्दाख या कश्मीर? लेह लद्दाख बाइकर का मक्का और मदीना है। पोएट वो लिखता है जो लोगों को नहीं दिखता है। वन पैशन लिखते टाइम मैंने ट्रक पे काम किया। ट्रक, मुंबई दिल्ली। आई वॉज क्लीनर, आई बिकम द ड्राइवर ऑल्सो द एज ऑफ 17। वो मतलब क्या नहीं देखा, क्या नहीं झेला। हाँ, पता था कि अब 3 रोटी के बाद चौथी रोटी नहीं खा सकता। आज जो हमारे गेस्ट है वो अपने मिड 60s में है। मिड 60s में होने के बाद भी आज वो लद्दाख, स्पीति और मेनी ऐसे प्लेसेस जहाँ पे एक नॉर्मल यूथ भी बहुत मुश्किलों से पहुँचता है या फिर अकेले शायद आप ना ही जाए, वहाँ पे ये आज भी राइड करते हैं मतलब बाइक से जाते हैं। ये उनका एक पैशन है और इसके अलावा वो एक बहुत ही बेहतरीन गिटारिस्ट भी है और एक पोएट भी है। काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो वो पैशनेटली अपने एक ऐसे टाइम ड्यूरेशंस पे करते थे जब वो चीज़ अहमियत देने की इम्पोर्टेंस थी। आज हमने उनके उस लाइफ के बारे में बात किया जो शायद उन्होंने बहुत कम लोगों से शेयर किया होगा। आज हमने ये उनसे जाना कि कैसे उन्होंने इन चीज़ों को हासिल किया है, कैसे वो एक पोएट बने, कैसे वो एक थिएटर आर्टिस्ट बने, कैसे वो एक म्यूजिशियन बने और किन किन गुरुओं ने उनकी मदद की, उनको सिखाया ताकि वो म्यूजिक को अपने लाइफ का एक हिस्सा बना पाए। और एट द सेम टाइम कम से कम 3-4 बाइक्स बेचने के बाद खरीदा बेचा। आज वो रॉयल एनफील्ड की 450cc वाली बाइक चलाते हैं। रिमेंबर मिड 60s। ऐसे एक इंस्पिरेशनल बंदे की, ऐसे एक एंथुसियास्ट बंदे की कहानी अगर आप जानना चाहते हैं, कि कैसे वो अपने लाइफ में आज भी इतने हिम्मत के साथ और इतने एनर्जी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो इस पॉडकास्ट को देखिए, जानिए उनकी जुबानी कि क्या वो करते थे, कैसे करते थे और कैसे उनके अंदर इतनी एनर्जी आती है। Hello Sunil sir, how are you? Hi, I'm fine, good. Thank you so much for coming on our request. I know कि you have a schedule where you are sometime occupied and sometime you like keeping yourself free as well. And yes. Thank you so much for हमारे लिए टाइम निकालने के लिए, ये चैनल में आने के लिए। नहीं, मेरे लिए सौभाग्य की बात है, बड़ी खुशी की बात है कि मैं तुमसे आज इतने सालों बाद मिला हूँ और इतनी अच्छी बातें हुई हैं और अब जो बातें होंगी वो बड़ी फ़र्क होंगी और मुझे बहुत अच्छा लगेगा उनके बारे में बात करके
और मैं बहुत खुश हुआ आके और सबसे मिल के यहाँ पे। मैं आपको आई थिंक 10 साल से ऊपर जानता हूँ, या 13-14 years मे बी, यस, या इतने साल से जानता हूँ। सुनील सर काइंड ऑफ मेरे आइडल है इन टर्म्स ऑफ हिज पैशन टूवर्ड्स द बाइकिंग दैट ही डज। अगर मैं सोचूं कि इस चैनल का कोई अगर ब्रांड एम्बेसडर हो सकता है, आई थिंक आपका नाम डेफिनेटली मैं इस चीज़ के लिए पुट कर सकता हूँ। नहीं, तो ये तो तुम्हारा बड़प्पन है, और मैं इसमें क्या बोलूँ कि अगर तुम मुझको अपना आइडल मानते हो तो मेरे लिए बड़ी अच्छी बात है, बड़ी सौभाग्य की बात। लेकिन मुझे ऐसे लोग भी बहुत मिले ज़िंदगी में, और रोज़ ही मिलते हैं लगभग। जैसे ही मैं उनको बोलता हूँ, मेरे पक्के बाल देख के बोलते हैं कि सर आप अभी भी बाइक चलाते हो, आप अभी भी पहाड़ों पे चले जाते हो, आप लद्दाख भी चले जाते हो, आप स्पीति वैली भी चले जाते हो, आप कुंजू पास क्रॉस कर लेते हो, सब कर लेते हो। तो मैं उनको एक ही बात बोलता हूँ कि भाई संगीत और जितने भी शौक़ हैं, कोई भी शौक़ हो, पेंटिंग का हो, गाने का हो, लिखने का हो, बाइकिंग का हो, और पहाड़ों पे जाने का हो, ट्रैकिंग करने का हो, ट्रैकिंग भी मैंने बहुत की है। तो ये कीड़ा होता है भाई, इस कीड़े ने अगर आपको काट लिया तो आप सक्सेसफुली करेंगे और खूब करेंगे, और उस कीड़े ने नहीं काटा तो कोई कुछ नहीं कर सकता। फिर आप 50 अड़चनें आपकी ज़िंदगी में आएंगी। कल को आपकी शादी हो जाएगी तो आपकी बीवी आपकी मोटरसाइकिल बिकवा देगी। सबसे पहला काम वो ये करेगी कि भाई मोटरसाइकिल बेचो, हमें पसंद नहीं तुम्हारा मोटरसाइकिल पे चलना। कार जब है तो कार से क्यों नहीं जाते हो ऑफिस, कार से क्यों नहीं करते हो, कार से वो क्यों नहीं करते हो। और मेरा कहना ये है कि भगवान न करे किसी के साथ जो चीज़ कार मोटरसाइकिल पे हो सकती है वो कार से भी हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसा किसी के साथ ना हो। लेकिन जो बाइकर्स होते हैं, ख़ास तौर से जैसे मैं बाइकर हूँ, वो काफ़ी लंबा सफ़र करते हैं, और उनका जो कंसंट्रेशन होता है वो कार वालों से बहुत ज़्यादा होता है। एक तो मोटरसाइकिल पे सोते नहीं हो, कार वाले सो जाते हैं। आपको अक्सर सुनने में आएगा कि ड्राइवर सो गया था, जी, पेड़ पे लड़ा मिलेगा ट्रक, आपको पेड़ पे लड़ी मिलेगी गाड़ी, या मोटरसाइकिल कहीं नहीं गिरी नहीं मिलेगी। इस तरह से वहाँ नहीं पता लगेगा आपको कि भाई ये जो है ड्राइवर सो गया था। तो ये जो है ये सब कहने की बातें हैं, और एक पैशन होता है अपने अंदर जिसको आप एक जुनून की तरह पाले रहते हैं और अपना चुपचाप करते रहते हैं। वाह, कि दुनिया बहुत बड़ी है, आप कितना भी घूम लीजिए जी, कभी ख़त्म नहीं होगी जी। तो ऐसा है। वाह। ना आँखों में काजल भरना, ना लाली होठों को देना, ना आँखों में काजल भरना, ना लाली होठों को देना। सूनी कर दोगे तुम रातें, सूरज मत माथे पर धरना, ना आँखों में काजल भरना, ना लाली होठों को देना। सो सुनील सर, थोड़ा हमारे ऑडियंस को एक छोटा सा डिटेल, एक इंट्रो टाइप आपके बारे में आपकी ज़ुबानी बताइए ना थोड़ा, देन विल कैरी ऑन। हम वहाँ से फिर एक डिस्कशन शुरू करते हैं। बिल्कुल। देखो भाई, मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ, मैं पला बड़ा वहीं से हूँ। लोग अक्सर अपनी एज नहीं बताते, लेकिन मुझे लगता है आज मुझे अपनी एज बतानी पड़ेगी, क्योंकि तुमने जो स्टार्टिंग में कहा मुझसे, तो मैं 1958 बॉर्न हूँ। मई 1958 को बॉर्न हुआ था। मैं 66 साल का हो गया उस महीने, और मैंने कभी नहीं सोचा उम्र के बारे में। और मैंने लखनऊ से ही पढ़ाई करी, सारी पढ़ाई लखनऊ से करी। और फिर मैं 1990 में लखनऊ से निकल गया, और इसके बाद मैं कई जगह घूमता रहा। मिर्ज़ापुर गया, जगदीशपुर रहा, अमेठी एरिया में रहा, फिर दिल्ली आ गया। और दिल्ली में मैं 1990 से दिल्ली में हूँ। और तो यहीं पे मैंने सारा जो कुछ अपना नौकरी करी है। BHEL में मैं था। BHEL में मैंने अपनी जो है सेवानिवृत्त वहीं से हुआ हूँ, मतलब रिटायर्ड हुआ हूँ BHEL से 2018 में। और तब से मैं घर पे हूँ,
और पूरी मौज कर रहा हूँ। जो मन आता है वो करता हूँ, जहाँ मन आता है मोटरसाइकिल उठा के चला जाता हूँ। जिस दिन चाहता हूँ मोटरसाइकिल बदल देता हूँ, जिस दिन चाहता हूँ मैं अपना रूट बदल देता हूँ, जिस दिन चाहता हूँ अपना मूड बदल देता हूँ। सीधी सी बात। सीखो कुछ सब लोग। जी वाह सर, ये तो मतलब आई थिंक इससे बढ़िया इंट्रो कोई नहीं देता है। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट इंट्रो के हिस्ट्री में जाएगा ये। थैंक यू सो मच। तो जो भी मैं सोचता हूँ मैंने वही बोल दिया। तो हालांकि लोग बंध जाते हैं, बहुत से लोग बन जाते हैं, और सही बात है कि भाई फैमिली हो गई, बच्चा है, ये है। मेरे भी बेटा है, मैंने बेटे को भी पाला, लेकिन मैंने बाइकिंग अपनी बंद नहीं करी कभी। ओके। तो बाइकिंग, ट्रैकिंग और ये सब जो चीज़ें हैं, ये एक अलग किस्म का शौक़ है, कीड़ा है, जिसमें ट्रैकिंग में जा रहे हैं या बाइकिंग में जा रहे हैं, एक तो ख़ुद को मेंटेन करना है जी, और साथ में अपने इक्विपमेंट को मेंटेन करना है, जो आपकी मोटरसाइकिल है या कैमरा है, उसको मेंटेन करना है जी, जो भी राइडिंग के गियर्स हैं उनको मेंटेन करना है। तो तो इस तरह की बात है कि ये जो है आसान तो नहीं है, लेकिन मुश्किल भी नहीं है। अगर आप दिमाग में सोच के बैठ जाएंगे, अरे मैं तो रिटायर हो गया, अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब तो मैं रिटायर होकर बैठ गया घर पे, तो ये दिमाग में एवरीथिंग इज़ इन योर माइंड, नथिंग। एक्चुअली बहुत लोग आफ्टर रिटायरमेंट सोचते हैं कि अब रिलैक्स करने का टाइम है। हाँ। सो वो लोग बहुत अपना टाइम स्पेंड करते हैं घर पे बैठ के मूवीज़ देखना, या ज़्यादातर घर पे ही कुछ एन्जॉयमेंट करना, या सोसाइटी में अगर रहते हैं तो दोस्तों के साथ। बट आपने बिल्कुल ऐसा नहीं किया। आपका एकदम क्लियर था कि नाउ आई एम फ्री, आई वांट, अब मैं और राइड करूँगा और जगह। सर क्या डिफरेंस आया लाइक जब आप रिटायरमेंट आपकी 2018 में हो गई, तो रिटायरमेंट के बाद और रिटायरमेंट से पहले इमीडिएट बाइकिंग एक्सपीरियंस में और बाइकिंग में क्या डिफरेंस आया आपको? देखो भाई, एक बहुत मज़ेदार बात बताता हूँ मैं तुम्हें। जिस दिन पे रिटायर हुआ था, नोएडा में एडवेंट बिल्डिंग है, वहाँ से रिटायर हुआ था मैं। और मेरा घर ये नोएडा वेस्ट में था उस समय जहाँ मैं रह रहा था जी। तो मुझे 2 लड़के मेरे जो बाइकर फ्रेंड्स, वो आज भी मेरे बाइकर फ्रेंड्स हैं और मेरे साथ बाइकिंग पे जाते हैं, वो मुझे एस्कॉर्ट कर रहे थे आगे, मैं अपनी पीछे गाड़ी में जा रहा था, और मुझे घर तक छोड़ कर आए। अब बताइए ऐसा ऑनर किसको मिलता है? कि नहीं मिलता, बिल्कुल नहीं। तो सुना ही नहीं मैंने कभी। बिल्कुल। तो जिस दिन मैं रिटायर हुआ हूँ, तो समझ लो मेरे पहले 2 पंख थे, और जब मैं रिटायर हुआ तो मेरे 4 पंख हो गए। ओह वाह। और जो मैंने उड़ा हूँ उसके बाद में, वो आज तक उड़ रहा हूँ, और मैं उड़ता ही रहूँगा जब तक मेरे को पंख ना काट दे। जो कि शायद कोई काटेगा तो कोई नहीं, लेकिन वो पंख बूढ़े हो सकते हैं कभी, ये मैं मानता हूँ, लेकिन जब तक है तब तक करता रहूँगा और चलता रहूँगा। सर आप जब बात करते हैं तो आपके बात में थोड़ी ऐसा क्यों फील होता है कि जैसे शायराना कोई चीज़ है? शायरी करता हूँ भाई, वो लखनऊ का हूँ तो शायर तो हुई। दीद लखनवी के नाम से लिखता रहा हूँ, मेरा पेन नेम है दीद, मेरे उस्ताद ने मुझे दिया है दीद। दीद माने देखना, दीद माने हाँ, देखना। तो देख के कुछ लिखना, और देख के घूमने जाना, देखने के लिए घूमने जाना, तो दोनों ये नाम मेरे दोनों जगह काम आ रहा है। तो आप बोले कि दीद लखनवी? हाँ, दीद लखनवी। लखनऊ का हूँ तो इसलिए लखनवी लगाता हूँ मैं। तो कोई शहर का नाम ज़रूर जोड़ के रखना चाहिए, उससे क्या होता है लोगों को पता लग जाता है कि किस प्रांत का रहने वाला है और इसकी भाषा का बैकग्राउंड क्या है। तो ये भी इससे भी लोगों को पता लगता है। जैसे कमाल अमरोही हो गए, बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने नाम के आगे जो है अपने शहर का नाम रखा है। तो मैंने भी अपने उस्ताद ने मुझे नाम दिया दीद, और मैंने उसके नाम के आगे लखनवी लगा दिया। तो बस इतना ही। सर आपको अगर कोई सुनना चाहे, आपकी शायरी अगर सुनना चाहे, तो कहाँ जाके सुन सकता है? वैसे तो मैं कई फेसबुक पेजेस पे हूँ। मेरी किताबें हैं। मैंने 3 किताबें शायरी की निकाली हुई हैं। और चौथी एक कहानी की किताब भी है। मैंने मंच भी किया है, नाटक भी किया है, नाटक डायरेक्ट किए हैं, और तो किताबें लोग पढ़ सकते हैं। तो किताबें मैं आपको दिखाऊंगा। हम क्या करेंगे, आपकी किताबों की शॉर्ट्स यहाँ पे अभी लोग देख रहे हैं, ये शॉर्ट्स हैं, और अगर आपको
ये किताबें परचेज कर हाँ, ये परचेज अमेजोन से मिलती है। अमेजोन में आपको मिल Amazon से जाएंगी सब मिल एंड जाएगी। लिंक भी हम शेयर कर देते हैं जी, जी। डिस्क्रिप्शन में, जी, ताकि आप बिल्कुल। परचेज भी कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, वाओ मज़ा आ जाएगा। सर, कुछ बताइए ना वो किताबों का एक्सपीरियंस कुछ थोड़ा शेयर करिए। किताबों का एक्सपीरियंस देखो ऐसा है कि मैं संगीत तो करता ही था, जी, वाओ। बचपन से ही कर रहा हूँ। तो आप किताब, गिटारिस्ट एंड म्यूजिशियन भी है, राइट? हाँ, गिटार तो मैं बजाता, गिटार मैंने प्रोफेशनली बजाया है, कई साल बजाया है और आज भी बजाता हूँ। और काफ़ी दुनिया में घूमा हूँ गिटार लेके, अपने उस्तादों के साथ, अपने और गाने वालों के साथ, कुछ प्लेबैक सिंगर के साथ भी बजाया है। ऑल इंडिया रेडियो से अप्रूव्ड आर्टिस्ट हूँ मैं, वाओ। ऑल इंडिया रेडियो से गिटारिस्ट अप्रूव्ड हूँ मैं। पहले लखनऊ में बजाता, फिर मैंने कई साल दिल्ली में भी बजाया है। ओह, वाओ। तो गिटार तो मेरा एक ऐसा है जैसे कि तकिया लगा होता है ना सर के नीचे, तो गिटार ऐसा है। थोड़ा कुछ पोइट्री वाले में बताइए ना सर, कि कैसे आपको वो इंटरेस्ट जागा, किसने आपको इस सफ़र में आपका साथ, उस्ताद जी ने कैसे, कौन उस्ताद थे, क्या गुडनेस थी? उस्ताद तो मेरे शायरी के कोई उस्ताद तो नहीं थे वो, ओके, लेकिन शायरी इनको नॉलेज थी क्योंकि वो गज़ल गाते थे। ओके। और मरहूम हैं बेचारे अब तो वो, तो उन्होंने ही, मैं इनसे बात करा तो मैंने कुछ लिखा होगा तो उनको सुनाया। कह लगा बेटा तुम बहुत अच्छा लिखा है, तुम अपना पेन नेम रखो, अपना तखल्लुस जिसको उर्दू में कहते हैं, तो तखल्लुस रखो, तुम दीद रखो, किसी का नहीं है। वाकई में उस ज़माने में दीद किसी का नहीं था, मैंने आज तक भी नहीं सुना। तो उसको जब भी मैं लिखता हूँ तो उस दीद नाम को ज़रूर यूज़ करता हूँ, अपने उस्ताद को भी याद कर लेता हूँ। तो अब संगीत जब होता है तो आप कब तक दूसरे को गाते रहोगे? जब आपको संगीत आता है, आप धुन बना सकते हो, आप धुन समझ सकते हो, आप लय ताल समझ सकते हो, रागों को थोड़ा बहुत समझ सकते हो। जो मैंने अपने उस्ताद के साथ रह के सीखे बहुत कुछ। तो आप क्या हैं कि अगर आप लिख लो तो आप पे कंप्लीट चीज़ हो गई आपके पास, या आपने लिखा, कंपोज किया, थोड़ा सा गुनगुना दिया या किसी से गवा लिया, गिटार उठाया, बजा दिया और साथ में गा दिया, तो कितना बढ़िया हो जाता है। तो इसलिए कंप्लीट पैकेज। हाँ, दैट वे जो है आई हैव बीन वेरी ब्लेस्ड। एंड मेरे जो टीचर्स थे और जो मेरे उस्ताद लोग थे, जिन्होंने मुझे संगीत भी सिखाया, जिन्होंने मुझे म्यूज़िक रीडिंग सिखाया, वो भी मेरे एक अलग उस्ताद थे। उनकी भी एक बहुत ही सुंदर खूबसूरत कहानी है, फिर कभी बताऊंगा अगर आपको टाइम देंगे। अरे आप प्लीज़ फिर बताइए ना, आप आज ही अगर बता सके, इससे बढ़िया एक्सपीरियंस क्या मिलेगा? बड़ी अच्छी कहानी है। ओके। हम कभी लखनऊ में अवध गर्ल्स कॉलेज हुआ करता है, हाँ, तो वहाँ पे अपने लखनऊ यूनिवर्सिटी से स्टडी सर्कल हमारा एक ग्रुप था, जिसमें कल्चरल एक्टिविटीज़ होती थी, उसमें टीम होती थी। तो उसमें सारे आर्टिस्ट, ऐसे लिखने वाले, पोइट्री बोलने वाले, गाने वाले और म्यूजिशियंस, जो स्टूडेंट्स लखनऊ यूनिवर्सिटी के सर्कल के जो स्टूडेंट होते हैं वो उसमें होते थे। आप भी स्टूडेंट थे? मैं भी स्टूडेंट था। किस ईयर की बात है सर ये 70s की बात है। ओके। 70s की, 77, 78, 79, 80 उस समय की बात है। ओके। तो हम जब उस समय में, तो मैं अवध गर्ल्स में कल्चरल फेस्टिवल में गया हुआ था। मुझे गाना था सोलो, तो मुझे गाने नहीं दिया गया, क्योंकि एक और लड़के ने वीटो लगा दी कि भाई सुनील तुम हर समय गाते हो और इस बार मेरा होना चाहिए। तो हमारा लीडर थोड़ा बेचारा शक पका गया कि सुनील इसको गाने दो। मैंने कहा ठीक है गाने दो, कोई बात नहीं। तो फिर मैंने उसके साथ गिटार, मैंने कहा चल मैं तेरे साथ गिटार बजा दूंगा। फ्रेंड्स थे हम लोग सारे जी। आपस में। मैंने कहा चलो ऐसा ठीक कोई है। भावना नहीं, हाँ, ऐसा कोई नहीं। मैंने कहा 1 साल की बात है, गाता था वो लड़का, ऐसा नहीं है कि नहीं गाता था। तो बस वो स्टेज पे चढ़ा, उसने गाना गाना शुरू किया। तो गाने में एक सा होता है, एक स्केल होता है, टॉनिक स्केल होती है। उस सा पे आप रहते हैं तो उसी से आगे के सुर जो है निर्धारित होते हैं। तो उसने गाना जो शुरू किया, तो मुखड़ा तो उसने गा दिया, मुखड़ा नीचे था, अंतरा ऊपर था। तो जैसे ही वो अंतरे पे पहुंचा तो उसको ऊंचा लगा, उसने वहाँ पे सुर बदल दिया। अब मैं उसके साथ गिटार बजा रहा था। तो जैसे उसने सुर बदला तो मैं जल्दी से वहीं ढूंढ के, क्योंकि मैं तो कान से भी बजाता हूँ, तो ढूंढ के मैंने फिर वो उसी स्केल से बजाना शुरू कर दिया। अब जो बंदा वापस मुखड़े पे आया तो फिर पुराने उस नोट पे चला गया, कि नीचे आ गया सुर। अब बजा, मुझे पता था कि प्राइज़ तो गया, लेकिन मुझे बहुत बड़ा प्राइज़ मिला। जैसे हमारा आइटम ख़त्म हुआ, हम पीछे डोर था, नीचे उतरे, सीढ़ी सी थी लकड़ी की, वहाँ से उतरे तो वहाँ एक बंदे जो थे बिल्कुल श्री राम लागू जैसे लगते थे, और चश्मा लगाए थे चौकोर सा, बड़ी बड़ी आँखें उनकी।
तो उन्होंने अपना कार्ड निकाला कि मेरा नाम एच वसंत है और मैं महानगर लखनऊ में रहता हूँ, कि आप ये बताओ बेटा कि आपने ये अभी जो गा रहा था लड़के ने, क्या किया इसने? मैंने कहा सर सब गुड़ गोबर कर दिया इसने तो सब। क्या किया इसने? तो गाना ख़राब हो गया सर, क्या करें, आई एम सो सॉरी। कहते नहीं, तुमने जब अंतरा गाया उसने, तुम उसके साथ चले गए बजाने उस नोट पे, वापस आए तो फिर वहाँ चले गए, ये तुमने कैसे किया? मैंने कहा सर ये तो मैंने कान से किया। कहते तुम कान से इतनी जल्दी कर लेते हो? कहते नहीं, तुम जो है मेरे से मिलो आके। मैं न्यालनगर में रहता था, 2-3-4 किलोमीटर घर था। और ये लखनऊ, विदिन लखनऊ की बात है? ये लखनऊ की बात है। अच्छा। लखनऊ की बात है। उन्होंने मुझे घर बुलाया तो उन्होंने मुझे 1-1.5 साल तक फ्री में नोटेशन लिखना, स्केल्स क्या होते हैं, इंग्लिश नोटेशन कैसे चलती है, वो सब सिखाया उन्होंने मुझे। और फिर वो मेरे गुरु हो गए। और उन्होंने मुझे ये वरदान दिया कि सुनील, ये तुमको मैंने चीज़ सिखाई है, ये तुम पढ़ के तुम फिल्मों में भी जाओगे तो वहाँ बैठ के बजाओगे एक दिन। और मैंने वो भी किया एक दिन, महेंद्र कपूर के साथ और कई लोगों के साथ। मैंने जाके मुंबई में जब अपने उस्ताद के साथ गया, उनके साथ मैंने प्रोफेशनल रिकॉर्डिंग्स में बजाया, वैसी चार्ट सामने रख के। तो कभी कभी ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होता है जैसे। जी। तो ऐसा होता है, जैसे हमारे लिए आज ब्लेसिंग इन डिस्गाइज आप आए। तो ये मैं बता रहा हूँ कि कभी कभी होता है ना कि आपको राह बनती जाती है, बस आपको कुछ ना कुछ करते रहना पड़ता है। अब मैं उसके साथ अगर गिटार बजाने ना जाता तो मुझे शायद ही मेरे उस्ताद नहीं मिलते ये वाले। तो सर आपको लगता है कि अगर आप अपना काम सही से करें, ढंग से करें, दिल लगा के करें, तो कहीं ना कहीं उसकी ब्लेसिंग आपको मिलती है, या उसके वजह से आपको सफलता मिलती है? या आपको बिल्कुल सच्चे मन से जो भी आप काम करेंगे उसकी सफलता ज़रूर मिलती है। और मेरे ख्याल से जो फेथ वाली बात है वो अपने काम पे फेथ होना चाहिए। ओके। और थोड़ा सा पागलपन की ज़रूरत होती है काम के रिगार्डिंग, और परफेक्शन थोड़ा तो लाना पड़ता है लाइफ में। मैं ये नहीं कहता कि 100% परफेक्ट कोई है इस दुनिया में, या कोई होता होगा। मुझे नहीं पता वो कौन है जो 100% परफेक्ट है हर चीज़ में। लोग कहते हैं कि बड़ा परफेक्ट आदमी है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं रह जाता है। और वो भी एक ज़िंदगी की खूबसूरती है जी, कि जहाँ कुछ थोड़ा बहुत रह जाए जी। अगर हम नेचर को परफेक्ट कर देंगे, उसको सजा देंगे, अब सारे पेड़ काट के सड़कें बना देंगे तो क्या होगा? सही बात है। क्या देखने को मिलेगा? इम्बैलेंस हो जाएगा पूरी चीज़, सारा इम्बैलेंस हो जाएगा। तो इसलिए हर चीज़ जो है कायनात में किसी ना किसी वजह से बनी हुई है। वो चाहे टेढ़ी है, चाहे मेढ़ी है, ऊंची है, चाहे नीची है, तो उसका हर चीज़ की एक वजह है और हर चीज़ किसी चीज़ के लिए बनी है। उसको वैसे ही छोड़ देना भी बेहतर है। वाह। ओके सर, थोड़ा पीछे चलते हैं, पीछे आपके हिस्ट्री पे और थोड़ा जाते हैं। बिल्कुल। मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे आप 1958 बॉर्न है, उस समय सर वो समय कैसा था, वो दौर कैसा था? जैसे कि आज की डेट पे मैं 80s बॉर्न हूँ, तो हम लोग जब बड़े हुए और हमें मूवीज़ वूवीज़ देखना था तो हमारे टाइम पे थिएटर हॉल वॉल होते थे, हम जाके देख ले। सर आप लोग के टाइम पे क्या होता था? लाइक अगर मूवी देखना हो तो क्या करते थे भाई? मूवीज़ का देखो ऐसा है कि जब मैं लखनऊ में पढ़ता था, सबसे पहली पिक्चर देखी थी हम पंछी एक डाल के, वो स्कूल में दिखाई गई थी फ्री में। फिल्म डिवीज़न वाले शायद आके दिखाया करते थे। अच्छा। बच्चों की पिक्चर थी, मैंने सुना भी नहीं है। वो पिक्चर कई बार देखी हमने। अच्छा। बड़ी अच्छी, हम पंछी एक डाल के, उसमें गाना भी होता था। बड़ी बच्चों के लिए बहुत ही एक क्या बोलेंगे, बड़ी एजुकेटिव मूवी थी। ओके। तो ब्लैक एंड वाइट ज़माने की पिक्चर थी। सबसे पहली पिक्चर हमने, उसके बाद हमने कई पिक्चरें देखी, शहीद और पता नहीं दुनिया भर की, कभी स्कूलों में, कभी। तो सब पेरेंट्स रोकते नहीं थे उस समय? नहीं, स्कूलों की जो पिक्चर थी उसमें तो बच्चों की पिक्चर होती है, उसमें नहीं रोकते थे। स्कूल में ही दिखाते थे उसमें। वो। अच्छा। लेकिन हमने हाई स्कूल तक जो है पिक्चरें जो भी देखी वो पेरेंट्स के साथ देखी। ओके। ब्रह्मचारी देखने चले गए पिक्चर, बच्चों की पिक्चर होगी। जी। तो लेकिन जब मैंने हाई स्कूल कर लिया 1974 में, लखनऊ महानगर बॉयज़ से मैंने हाई स्कूल किया, तो उसके बाद हमने सबसे पहली पिक्चर देखी, मैंने और मेरे दोस्त ने जाके, उस पिक्चर का नाम था मनोरंजन। मनोरंजन? वो
जीनत अमान की संजीव कुमार की पिक्चर थी, उसमें शम्मी कपूर भी थे। ओके। वो पहली एडल्ट फिल्म थी हमारी, उसमें एडल्ट जैसा कुछ था नहीं वैसे। तो एज वाइज हाँ, लेकिन हम बड़ी हिम्मत करके गए। हमने कहा अब हम हाई स्कूल कर चुके हैं, हम बड़े हो गए, रंगीन कपड़े पहने बढ़िया बढ़िया हमने, बिना यूनिफॉर्म वाले, और पहुंच गए। तो हमें किसी ने पकड़ा भी नहीं, शायद उस समय इतनी चेकिंग नहीं होती थी। खैर वो कोई देख लेता कि देखी जाड़ी मुझ भी ठीक से नहीं आई है, अभी 16-17 साल का लड़का है, हाई स्कूल करके आया है, कैसे जा रहा है। बहरहाल शायद इस पिक्चर पे इतना प्रतिबंध नहीं होगा उस समय। हमने पहली पिक्चर वो देखी मनोरंजन, और उसके बाद तो फिर पता नहीं कितनी पिक्चरें देखी। और जब हम कॉलेज में चले गए BA में, उसके बाद तो कोई गिनती नहीं है। पिक्चरों से बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है, ऐसा नहीं है। संगीत का क्योंकि हम लोग को कीड़ा था, मुझको, मेरे मित्रों को, जो मेरे मित्र थे उनको संगीत का बहुत कीड़ा था। 70s में जो है संगीत जो है या तो मूवीज़ में होता था या ट्रांजिस्टर में होता था। तब तो टेप रिकॉर्डर भी इतने नहीं हुआ करते थे, तो क्या करते, तो म्यूज़िक सुनने के लिए हम पिक्चर देखते थे। सर वहाँ से ही क्या आपका इंटरेस्ट जागा ये म्यूजिक एंड थिएटर? बिल्कुल बिल्कुल। आप थिएटर भी करते थे? हाँ, ये गिटार की भी कहानी है। ओके। हमने देवानंद की पिक्चर देखी, इश्क 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 करके पिक्चर आई थी, जीनत अमान थी। वो 7 सिस्टर्स की कोई कहानी है, कोई इंग्लिश, उसके ऊपर बनी हुई थी। वो देवानंद साहब की पिक्चर थी, तो उसमें देवानंद साहब गिटार बजाया करते थे फिल्म में। अब वो गिटार बजाते थे नहीं बजाते थे उन्हें भी नहीं पता मुझे, लेकिन उस फिल्म में वो गिटार देखकर मुझको लगा यार ये गिटार बड़ा अच्छा साज है, ये बजाना चाहिए। तो आप, मैं ऐसे बीच में कट कर रहा हूँ सॉरी, बट आप गिटार कब से बजा रहे हैं? गिटार में बजा रहा हूँ 76 या 70 तब से। ओके ओके। तो वो पिक्चर देखी तो हमको गिटार का शौक़ लगा, तो किसी तरह से लड़ भीड़ के एक टुटहा गिटार कहीं से इकट्ठा किया गया, उसको बजाते रहे, उसी से खूब बजाए, बजाते घर में ही सीखा। कोई किताब नहीं, कुछ नहीं, कानों से करके, कुछ इधर से देख के, किसी ने कुछ बता दिया तो सीख लिया। फिर लेकिन हमने जो ग्रामर थी वो सीखी, वो जो मैंने आपको वसंत जी की कहानी बताई कि जो उन्होंने मुझे कार्ड दिया था, सिखाया जिन्होंने जी। संगीत की शिक्षा जो पहली गिटार की शिक्षा थी, गिटार की नहीं कहूँगा मैं उसको, संगीत का जो नोटेशन होता है वो सबसे पहले उन्होंने ही सिखाया। उसके पहले हम अपने कान से बजाते थे, गिटार बजाते और खूब बजाते थे, प्रोफेशनली भी बजाया लोगों के साथ जाके। वाह सर, जब ये म्यूज़िक आप करते थे और जब म्यूज़िक आपको लगा कि ये एक दिस इज़ वन ऑफ द थिंग जो मैं लाइफ टाइम करना चाहता हूँ, आज भी आप म्यूज़िक प्ले करते हैं राइट? बिल्कुल। आज आप कौन से इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं? मैं गिटार बजाता हूँ, गिटार मेन है, और पियानो बजाता हूँ। पियानो भी बजाते हैं? पियानो। सो सर, जब आप उस समय जब आप गिटार प्ले करते थे तो घर से ऑब्जेक्शंस नहीं आते थे कि क्या कर रहे हो तुम? मिक्स रिएक्शंस थे मेरे घर में। मेरे फादर कहते पढ़ाई करो, कुछ बन जाओ, और मदर वॉज सपोर्टिव। मदर नहीं कुछ कहती, मदर कहती थी नहीं करने दो, संगीत में क्या है, तुम भी तो गाते हो, तुमको भी तो संगीत का शौक है, तुम इसको क्यों रोक रहे हो? क्योंकि संगीत का मतलब, करने का मतलब है रातों को देर से आना, कहीं बाहर चले जाना, कभी रात में नहीं आना, कहीं बाहर चले गए किसी और शहर में संगीत का। ये फादर को ये सब चीज़ें पसंद नहीं थी। हालांकि खुद बड़े सुरील सुर में गाते थे, लेकिन उनको ये लगता होगा कि ये संगीत करता रहेगा तो पढ़ाई कब करेगा, ये कुछ बनेगा ही नहीं। तो एक दिन तो बाकायदा उन्होंने आंगन में गिटार और एम्पलीफायर उठा के मेरा रख दिया, और मिट्टी के तेल का डब्बा बगल में रख दिया कि जब आएगा उसके सामने में आई विल सेट फायर टू दिस टू थिंग्स। सर, क्या थॉट प्रोसेस होता था उस समय आपके डैड के समय पे? लाइक वो ये सोचते थे कि भाई देखो सीधी सी बात है, हम झूठ नहीं बोलेंगे, हम बागी हो गए थे। मैंने तो बगावत कर दी थी कि हमने गिटार तो ज़रूर बजाना है मैंने लाइफ में, और मैंने फिर गिटार छोड़ा नहीं कभी। फादर को शायद बुरा लगता होगा, लेकिन मैंने छोड़ा नहीं गिटार, क्योंकि संगीत जो है ना भगवान सबको नहीं देता। आई एग्री। ये कान है ना, सबके पास होते हैं 2 कान, सबके पास हैं, बिलियंस ऑफ ईयर्स, लेकिन उसमें कितने लोग हैं जिनका कान सही सुर पहचानता है? आई एग्री। ये ऊपर से आता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर आप उसका तिरस्कार कर दें, उसको छोड़ दें, उसको भूल जाएं, देन इट्स नॉट फेयर टू द नेचर।
वाह। तो ऐसा है। तो सर ये आपका म्यूजिशियन बनने का जर्नी, फिर आप भेल में कैसे या जॉब लाइन में कैसे आए? लाइक वाइट आपने कोई बैंड क्रिएट ऐसा कुछ नहीं किया था कि नहीं, बैंड music तो में हमारा ही था, आगे हमने बढ़े? बैंड हम लोगों ने बनाया था। Okay. बैंड था हमारा पहले। Okay. मैं और मेरा एक मित्र बैंड में जाता, उसके साथ में बहुत संगीत किया, ओके और मैं गिटार बजाता था, वो मैंडोलिन बजाता था, तो हम किसी भी ऑर्केस्ट्रा में फिट इन हो जाते थे। ओके जैसे होता है ना, जैसे बॉम्बे में आप 2 इंस्ट्रूमेंटलिस्ट हायर करिए और स्टेज पे बिठा लीजिए, कहीं भी जाके गज़ल गाया है, ये गीत गाया है। बिकॉज आप लोग म्यूजिक पढ़ सकते थे? हाँ, पढ़ सकते नहीं, उस समय हम पढ़ते नहीं थे। जिस अच्छा, समय हमने शुरू किया था उस समय नहीं पढ़ सकते थे। अच्छा, कान से बजाते थे। अच्छा कान से बजाते थे, और इतना था कि रेडियो से इतना गाना सुना था, इतना म्यूज़िक सुना था कि याद सब था रहता था। और फिर हाथों उंगलियों को आदत डाली, करते 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 प्रैक्टिस करते थे मैं और वो, बैठ के कोई भी गाना उठा के उसके पीछे लग गए, और नहीं यार यहाँ पे वो मज़ा नहीं आ रहा, इसको चेंज करो यार, कुछ सुनो, फिर से सुनो, देखो ये। तो ये बारीकियाँ जो हैं पहले ख़ुद पैदा करी, क्योंकि संगीत अगर आपके अंदर है तो उसको पॉलिश करना भी आप ही का काम है। संगीत आपको बताया जा सकता है, आपको सिखाया नहीं जा सकता। आपके उस्ताद आपके सामने गा सकते हैं बैठ के, आपके गले में नहीं घुस सकते, ना आपके दिमाग में घुस सकते। आपके दिमाग में थ्योरी डाल सकते हैं, लेकिन गले से क्या कर रहे हो आप, उंगलियों से क्या कर रहे हो, वो तो आपका हाथ करेगा ना। राइट। वो कौन करेगा? उस्ताद थोड़ी करेगा, किताब थोड़ी करेगी। तो ऐसी बात है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। ओके, थोड़ा आगे चलते हैं सर। बिल्कुल। सर एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ मैं, आपको एक जवाब देना है उसका। लेह लद्दाख या कश्मीर? लेह लद्दाख। क्यों सर? मक्का मदीना, वाह। बाइकर का मक्का और मदीना है। जैसे कहते नहीं, जो जिन्हें लाहौर नहीं वेख्या वो जन्मे नहीं, एक कहावत है ना। और जिनने ले नहीं वेख्या वो बाइकर नहीं। ओ, सिंपल। जो नहीं गया। सर थोड़ा एक्सपीरियंस बताइए ना, बिकॉज मैं आपका एक्सपीरियंस जानना तो चाहता हूँ, बट आज इस पॉडकास्ट का बहुत इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है वो ये भी है कि इवन एट दिस एज यू आर राइडिंग, जो बहुत लोग नहीं करते हैं। थोड़ा सा अपना वो एक्सपीरियंस बताइए जो लद्दाख ट्रिप का आपका सबसे डेडलीस्ट या सबसे यादगार एक्सपीरियंस हो, एंड हाउ यू ओवरकम इट। ऐसा कोई एक्सपीरियंस? डेडलीस्ट तो मुझे कुछ याद नहीं पड़ता खास, क्योंकि टचवुड मतलब कोई ऐसा, हम जब भी जैसे 6 लड़के गए, 8 लड़के गए, 4 लड़के गए या 2 जने भी गए, तो हम लोग को कभी देखिए, तैयारी अगर आपकी अच्छी हो ना, आपकी बाइक इमैकुलेट कंडीशन में हो और आप खुद अच्छी कंडीशन में हो, आपकी सोच बहुत अच्छी हो, आपको चीज़ें पता हो, आपने चेकलिस्ट पूरी बनाई हो, आप सारा सामान लेके जा रहे हो, आप दवाइयाँ पूरी लेके जा रहे हो जो वहाँ लगती हैं और जो आपको लगती हैं या जो ज़रूरत पड़ सकती है जिनकी, अगर वो सब लेके जा रहे हो, पानी अच्छा पी रहे हो और सुबह सुबह उठ के चल रहे हो, ओके, तो प्रॉब्लम कभी नहीं होती। पहाड़ सवेरे बहुत शांत होते हैं, बड़े प्यारे होते हैं उस समय, और जब सूरज देवता निकलते हैं तो बर्फ़ पिघलती है, तो कहाँ कहाँ नाले बहते हैं तेज़ी से ये आप नहीं बता सकते, और जब क्रॉस करते हो उन नालों को तो वो जगह ख़तरनाक हो जाती हैं। ये बात है सर। जैसे लद्दाख जब आप जाते हैं, राइड करते हैं, आपके पास जो टीम होती है वो आपकी अपनी टीम है या आप इंडिविजुअली लोगों को सिलेक्ट करते हो कि तुम भी चल लो? अगर कोई आपसे पूछे कि आई वांट टू गो विथ यू, दे कैन जॉइन यू, या आपका अपना थोड़ा कोई... तो सेलेक्ट करते ही हैं। ओके, पहले तो देखते हैं कितना लेंथ हुआ है उसके अंदर, और दूसरी चीज़ ये भी होती है कि वो कैसा बाइकर है। ओके, उसकी बाइक को देख के हम काफ़ी कुछ जन्मपत्री निकाल लेते हैं। सर थोड़ा ये बताइए ना कैसे? हाँ, जैसे हमने टीम बनाई, हमने जैसे कंपनी में टीम बनाते थे, जब मैं जॉब में था वहाँ भी हमारे ट्रिप्स जाते थे। ओके, हम ही लोगों ने शुरू किया था, मैंने ही शुरू किया था इनफैक्ट। ओके, तो जब हम आते थे कि भाई ऐसे ऐसे कर, हमने सर्कुलर निकाला कि भाई ऐसे ऐसे करके हमारा ट्रिप जा रहा है लद्दाख लेह के लिए, या स्पीति वैली जा रहे हैं, या कहीं भी जा रहे हैं, तो हमें जो है बाइकर्स चाहिए जो अच्छे हों, जिनके पास 350 सीसी से नीचे बाइक ना हो। ओके, फर्स्ट क्राइटेरिया। हाँ, तो एक तो 350 सीसी ने बाइक ना, क्योंकि हम बड़े हाइट पे जाएंगे, हम वी आर ड्राइविंग अबव 10,000 फीट,
तो 14,000, खरडुगला 18,000 प्लस। अब तो लोग और भी ऊंची ऊंची जगहों पर जा रहे हैं। तो पहली चीज़ हमारी रिक्वायरमेंट होती थी कि आदमी के अंदर कितना एंथू है, और दूसरी चीज़ होती है कि वो अपने बाइक को कैसे रखता है, कितना मेंटेन बाइक कितनी मेंटेन करी, वो देख के पता लग जाता है। जो अभी धुलवा के लाया होगा वो पता लग जाएगा, और जो कभी ना धुली हो, चल बढ़िया रही हो, स्टार्ट हो रही है किक में, और जो भी जिस भी तरह से वो रख रहा है तो पता लग जाता है उससे। तो फिर हम ऐसे लोगों को टीम में डालते थे, तो ऐसे लोगों को ही हम ले जाते थे। और सर जो आप लोग जब जाते थे सब लोग एक साथ, तो ग्रुप में राइडिंग करने के कुछ रूल्स होते हैं, वो थोड़ा आज बताइए ना, कि अगर किसी को ग्रुप में राइड करना है। उसमें राइड करने के रूल्स ये होते हैं कि आप एक डेस्टिनेशन, डेली का डेस्टिनेशन फिक्स होता है। ओके। इट कैन बी 400 किलोमीटर्स on highway, in the plains. It can be 200 kilometer or only 150 kilometer or 100 kilometers in the hills. Okay. उसकी टफनेस पे डिपेंड करता है, कितने टफ है, कितने पासेस क्रॉस करने हैं आपको, और आप 100 किलोमीटर भी चला पाओगे कि नहीं चला पाओगे। तो वो डेस्टिनेशन फिक्स होता है, उस डेस्टिनेशन पे आपको पहुंचना है। Okay. ठीक है, तो उसी को मान के सुबह जब उठे तो जो भी लीडर है उसने बोल दिया कि भाई हम सुबह जो है 6 बजे कल निकल जाएंगे, हमें कल जो है 250 किलोमीटर चलानी है मोटरसाइकिल। ओके। तो 6 बजे निकल जाना है। फिर रास्ते में जहाँ भी खाना पीना मिलेगा रुक के खाएंगे पिएंगे, कोई आगे कोई पीछे। लेकिन हाँ, मैं ये ज़रूर करता था कि ये 2 फ्लैग मोटरसाइकिल होंगी, एक आगे फ्लैग मोटरसाइकिल, जिसमें जैसे फ्लैग कार होती है ना जो आगे चलती है। ओह अच्छा, फ्लैग का। ओके। हाँ, जैसे कार का कॉन्वॉय जाता है तो उसमें एक फ्लैग कार होती है जी, तो एक आगे एक पीछे। तो मैं आगे वाले एक फ्लैग मोटरसाइकिल होती थी, जैसे सुनील चौधरी जो हैं फ्लैग मोटरसाइकिल पे आगे हैं सबसे। ओके। और पीछे जो है अभिषेक श्रीवास्तव हैं। एक्चुअली पता है आपको, उनको बोला गया कि तुम पीछे रहोगे, कि तुम्हारे बीच में 6 बाइकर और हैं, तुमको उनको भेड़ की तरह खदेड़ के रखना है, और वो सुनील चौधरी से आगे नहीं निकलेंगे और अभिषेक श्रीवास्तव से पीछे नहीं जाएंगे। सर मैं पीछे वाला ही हूँ। नहीं एक्चुअली मैं जब भी मैंने राइड किया है, जब भी मैंने ग्रुप में राइड किया अच्छा है वो, आई वाज ऑलवेज द बैक, एक्सट्रीम बैक, मेरा यही काम था। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पोस्ट। वो बहुत पीछे की पोस्ट बड़ी इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि उसी को पता होगा कि कौन गिर गया, किसका पंचर हो गया, किसकी चेन उतर गई, कोई स्लो चल रहा है तो उसको किसी गाड़ी गर्म हो गई, तो वही रोकेगा, लोगों को फोन करेगा। बट लीड कभी नहीं किया सर, क्योंकि आई स्टिल थिंक कि लीडर वाली क्वालिटी मेरे अंदर नहीं है। इसमें देखो ना, इसमें देखो जो बाइकिंग एक्सपीडिशंस ऐसे वाले ड्राइव्स होते हैं ना, इसमें लीड करने जैसा कुछ नहीं होता। तो सर जो इट्स नॉट अ रेस। तो जो फ्लैग बैरर जो आगे होते हैं उन पे रिस्पांसिबिलिटी, लाइक इट्स उनकी रिस्पांसिबिलिटी है कि वो एक की स्पीड को मेंटेन करके चलते हैं। राइट। सर वो बताइए ना थोड़ा आपका एक्सपीरियंस, कि आगे जब आप चलते हो पूरे लोग आपको देख रहे होते हैं, दे डिपेंड ऑन यू। इफ यू स्टॉप they will also slow down. Yes. If you give a horn कि नहीं wait, they will wait. वो इसीलिए आगे चल रहा है। हाँ, so वो क्या होता है? उस दिन का कॉन्वॉय का लीडर है, फ्लैग बेयरर है। तो वो फ्रंट में रहेगा, वो जहाँ रुकेगा, रुक जाओ भाई यहाँ पे चाय पी लेते हैं, भाई आगे देखो नाला आ रहा है, रुको सारे, और पीछे लोगों को आ जाने दो, 6 लोगों को या 5 लोगों को या 2 लोगों को रुक के, और फिर हम एक एक करके पास करेंगे। उनमें कुछ ये भी कोई सकता भाई मैं नहीं कर सकता, चल ठीक है तू पैदल जा, मैं तेरी मोटरसाइकिल निकालता हूँ। ओह हाँ, तो ये भाईचारे वाली जैसी बात है। किसी की मोटरसाइकिल पंचर हो गई तो सारे रुक जाएंगे, आगे वाला रुक जाएगा, भाई क्या हो गया, पीछे दिख नहीं हो, तो आपको रियर व्यू मिरर में देखते हुए चलो कि भाई पीछे कितने लोग आए, कितने लोग रह गए। तो ये आगे का जो उस दिन का लीडर है, उसका काम है कि उसको रुक जाना है, कि भाई पीछे रह गए कुछ लोग, किसी वजह से रुक गए या फिर स्लो चल रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो जो पीछे वाला है अभिषेक श्रीवास्तव है वो इस चीज़ का ध्यान रखेगा कि तुम भाई सब लोग साथ साथ चलो, थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पे चलो। ये भी नहीं है कि बिल्कुल चिपक के चल रहा है, क्योंकि मोटरसाइकिल में वो भी खतरनाक है। जी आगे वाले ने सडनली ब्रेक लगा दिया तो आप टकरा जाओगे, तो गिरेंगे, दोनों गिरेंगे जी। तो इसलिए ये भी ध्यान रखना है। सर ब्रेक की बात जैसे आपने अभी बोली है, थोड़ा ब्रेक वाला एक्सपीरियंस बताइए ना, कि एक बाइक में जैसे हमारे पास जो बुलेट है उसमें डिस्क ब्रेक पीछे वाले में नहीं है, आगे वाले में है, और जो नई बाइक्स आ रही हैं उनमें पीछे भी डिस्क ब्रेक विद ABS आ रहा है। ABS दोनों में ABS होता है। अगर सर जिसके पास कंपलसरी हो गया, लेकिन हाँ, जैसे पुराने मॉडल जिनके पास हैं उनको ब्रेकिंग कैसे लेना चाहिए सर, क्या एक्सपीरियंस है उनको फॉलो करना चाहिए? देखो, ब्रेकिंग का पहली चीज़ तो ये कि आपकी स्पीड क्या है, वेदर यूर क्लाइंबिंग और यूर डिसेंडिंग। ठीक है, इस पर बहुत डिपेंड करेगा।
यू आर ऑन अ ड्राई रोड और यू आर ऑन अ वेट रोड, इज इट रेनिंग और रेन होके चुकी है, बजरी है, रोड़ा है, वो सब देखने के बाद ब्रेक आपको लगा। और ब्रेक आपको दोनों ही अप्लाई करनी चाहिए, दोनों अप्लाई करना। एक ब्रेक, अगला ब्रेक लगाना भी फुल खतरनाक है, पिछला भी लगाने में पहिया मोटरसाइकिल जो है ऐसे ट्विस्ट कर जाएगी, अगला पहिया जाएगा लेफ़्ट या राइट और पिछला पहिया जाएगा लेफ़्ट या राइट। तो इसलिए जो है ना, दोनों को देख के सोच समझ के, वो रोड की कंडीशन जो, यही एक्सपीरियंस है, यही आप जितनी बार आप ट्रिप करोगे तो ये चीज़ सीखोगे। क्योंकि आपको ख़ासतौर से लद्दाख और स्पीति जैसी सड़कों पर जब आप जाते हो, या फिर मैंने एक और करी थी, वो तो बहुत ही ख़तरनाक तो नहीं कहूँगा, बहुत गंदी थी वो स्पीति, वो लाहौल वैली, लाहौल वैली नहीं, ये हिमाचल में एक दूसरी है, सच पास बहुत दुखदाई है वो तो मैंने पैदल भी ट्रैकिंग भी किया था, और जब सड़क बन गई तो मैंने बाइक से भी किया, मैंने दोनों दशाओं में देखा है उसको। तो ब्रेक्स जो हैं आपके, वो आप जब उतर रहे हो बहुत ध्यान रखना है, ख़ास तौर से कि अक्सर यू टाइप का बैंड आता है, यू क्लिप बैंड होता है, हेयर पिन बैंड जिसको बोलते हैं, हेयर पिन बैंड आता है, वहाँ पे बहुत ध्यान रखना है। क्लच का इस्तेमाल उस समय सबसे कम करना है, सबसे कम करना। क्लच जैसे आप दबाते हो फुल, आपकी मोटरसाइकिल इज़ फ्री, रिलीज़ हो जाती है और फिर वो आप ब्रेक इधर लगाओगे, मोटरसाइकिल उधर जाएगी, इट माइट गो टू द वैली। तो ये बहुत ध्यान रखना है, ख़ासतौर से जब पासेस से उतरते हो आप या किसी हेयर पिन बैंड से उतरते हो, तो वहाँ पे बहुत यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। और मिनिमम लोएस्ट गियर में लोएस्ट मिनिमम फर्स्ट गियर पे ही ज़्यादातर उतारने में सबसे सेफ है, और चढ़ते समय भी ऐसे ही पिन पे चढ़ते समय भी फर्स्ट गियर पे चढ़ती है, क्योंकि 10,000 फीट के बाद फिर ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है, मोटरसाइकिल जो हैं उनको भूख बढ़ जाती है ऑक्सीजन की, क्योंकि उनको ऑक्सीजन पूरी मिल नहीं होती, और कार्बोरेटर जो है वो ऑक्सीजन पे और उसके पेट्रोल के मिक्सचर से चलता है। जी। तो सर, जब आप लद्दाख पहुंचने के पहली बार तो लद्दाख कितनी बार गए सर आप लाइफ में? गया तो मैं 6 बार हूँ, जिसमें 5 बार बाइक से गया हूँ, 1 बार जहाज़ से गया हूँ। और जिस बार जहाज़ से गया हूँ उस बार नाक में से खून आया है, और जितनी बार बाइक से गया हूँ कुछ नहीं हुआ। So bike it is? Noted. It should be noted. क्योंकि बाइक से क्या है, आप एक्लेमेटाइज होते चले जाते हैं। राइट। ग्रेजुअली आप एक दिन 100 किलोमीटर चले, एक दिन 150 किलोमीटर चले, 200, फिर आप जाके अल्टीमेटली 14,000 पे पहुँचे, 13,000 पे पहुँचे, फिर 18,000 पे पहुँचे। और जहाज़ क्या है, वो सीधे डैश करता है आपको 11-12,000 पे। गुडनेस। तो आपका जो है माउंटेन सिकनेस शुरू हो जाती है। मेरे पॉडकास्ट में एक लेडी आई थी जो मनाली से साइकिल से लद्दाख गई थी। आई थिंक जो उनको साइकिलर बीच में मिले थे जो ऑल इंडिया 1 साल से ट्रैवल कर रहे हैं। फॉरेनर्स बहुत आते हैं। हाँ, उन्होंने कहा कि ये शायद इंडिया की पहली लेडी है जो ऐसे साइकिलिंग करके उन्होंने देखा है अभी तक। अच्छा। तो उन्होंने भी अपने एक्सपीरियंस को ऐसे ही बताया था कि एक्लिमेटाइज होना बहुत ज़रूरी है, पहुँचते चीज़ें। साइकिल पे भी हो जाते हैं आप, साइकिल पे भी अच्छा है। स्लो आप जाते हैं, स्लो मूविंग है, और वो अपना टेंट वेंट भी खुद लगाते हैं। हाँ, सर कभी टेंट लगाए हो? कभी टेंट लगा के रहे हैं हम, टेंट लगा के भी रहे, कभी रहे हैं, कभी ले गए हैं टेंट हम लोग। लेकिन बाइकिंग में हम क्या करते हैं, ज़्यादातर जहाँ पे रोड्स हैं वहीं जाते हैं। तो जहाँ पे रोड्स हैं वहाँ पे विलेजेस भी हैं, तो होम स्टेज भी हैं, छोटे मोटे होटल्स भी हैं, तो इसलिए ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन ट्रैकिंग में ज़रूरत पड़ती थी पैदल, क्योंकि ट्रैकिंग में तो आप एल्पाइन उसमें जा रहे हो ना, ट्रिप पर, तो कहीं भी रुकना पड़ सकता है, आपके साथ खाना पीना भी है, पानी भी है, या पानी की जगह कहीं रुकोगे तो वहाँ टेंट लगाना ज़रूरी होता है। बाइकिंग में टेंट की ज़रूरत पड़ती नहीं है, लेकिन रख लें तो बहुत अच्छा है अगर आप एंजॉय करना चाहते हैं। तो यू कैन लिव इन टेंट ऑल्सो। सर, अभी तक लद्दाख का बेस्ट एक्सपीरियंस, वहाँ पहुँच के क्या लगा आपको? जब हम लद्दाख, जितनी बार लद्दाख में मनाली की तरफ से गया हूँ, लेह की तरफ, मैं सिर्फ लेह लद्दाख की बात कर, लाहौल की बात कर रहा हूँ, स्पीति अलग है जी। तो जब लेह इधर से गया हूँ मनाली की तरफ से, टांडी से शुरू करा हमने, टांडी से पेट्रोल भरवाया, और लद्दाख लेह तक कोई पेट्रोल पंप नहीं है, तो पेट्रोल साथ लेके चलते थे। तो जितनी जगह आप जाओगे ना, 10-10, 25-25 किलोमीटर पे,
हिल्स का, स्टोन्स का कलर बदलता जाता है इफ़ इट इज़ नॉट स्नोइंग। अगर स्नो नहीं पड़ी है और सूखा है सब, तो आप सितंबर अक्टूबर जाएंगे तो सूखा ही मिलेगा। ओके। तो हर जगह पत्थर आपको रंग बदलते मिलेंगे। कहीं मूनलैंड जैसा दिखेगा, वाह। जैसे येलो येलो पूरी सारा मट्टी के पहाड़ जैसे, और कहीं पर्पल कलर के स्टोन मिलेंगे। बिल्कुल मतलब लिटरली आप उठो दिखाएंगे, देखेंगे तो आपको लगेगा कि पर्पल पहाड़ आ गए कहीं से। तो इस तरह से कहीं ग्रीन होंगे, कहीं ग्रे होंगे, कहीं ब्लैक दिखेंगे दूर से। तो ये बड़ा मज़ा है वहाँ पे बहुत। तो ये सब चीज़ें जो हैं आपको सड़क से, बाइक से देखने को ही मिलती। या जहाँ मन किया वहाँ रुक जाइए। सर कभी आपको लेकिन इस चीज़ का ध्यान जरूर रखिए कि अंधेरा ना हो, क्योंकि अंधेरे में ऐसी जगह मोटरसाइकिल नहीं चला सकते आप। सर अंधेरे में क्या रिस्क है? लोग तो बोलते हैं वहाँ जानवर नहीं होते, ऐसा नहीं, कुछ जानवर की बात leopard नहीं है, type? सड़कों की बात है। ओह, पहाड़ है, कहीं लैंडस्लाइड हो रखा हो और आप चले जाएं तो क्या होगा? ओके। गड्ढा हो गया है, कहीं नाला बह रहा है, तो रात में कैसे क्रॉस करोगे आप? मेरी किसी एक बाइकर से बात हुई थी काफ़ी पहले हिमाचल में। वो बंदा कह रहा था कि हम लोग तो चाहते हैं कि रात में ही हम चलाएं ताकि हमें लाइट दिखता है, हम फटफट निकल जाते हैं। सर ये कितना सही है ये चीज़? ठीक नहीं है, रिस्की है? मेरे रिस्की है, रिस्की है, रिस्की है रिस्की है। आप रिस्क उठाना चाहते हैं तो उठा लीजिए, जी। लेकिन रिस्की है मेरे हिसाब से। तो मेरे ट्रिप में जितने भी थे, मेरे सख्त हिदायत थी कि अंधेरे होने से पहले ठहरने की जगह पहुंच स्टॉपेज ले लो। जाओ। जो आपका डेस्टिनेशन है या तो वहाँ पहुँच जाओ, नहीं पहुँच पा रहे हो डेस्टिनेशन पे तो पहले ही कहीं रुक जाओ। सर आपका पहला लद्दाख ट्रिप, वो एक्सपीरियंस बताइए। बहुत लोग पहली बार जाते हैं बाइकिंग। आजकल बाइकों की सेल देखिए सर कितनी बढ़ गई है। रॉयल एनफील्ड बिल्कुल ही अलग हो गया है। बिल्कुल। आपने भी रॉयल एनफील्ड तो हाँ, आपने मैंने देखा हमेशा है हमेशा पेट्रोनाइज की है, हमेशा रॉयल एनफील्ड से ही गया हूँ मैं। ओके। 350 इलेक्ट्रा से लेके। सर कौन सी बाइक्स थी आपके पास, बताइए ना। पहली बाइक मेरे पास तो थी जिससे मैं गया था, वो थी मेरी आर्मी की डिस्पोजल वाली। हाँ। तब आर्मी की डिस्पोजल वाली बाइक चलती थी, दिल्ली में बन जाती थी। मिस्त्री हैं कई खान मार्केट में, उधर सॉरी हमारे झंडे वाला में। ओके। वो बनाते हैं मोटरसाइकिल, आप बनवा लीजिए, उनको इंजन बना के दे देते हैं। थोड़ा आर्मी की चलाइए, पुरानी बाइक्स को उठा के नई चीज़ें लगा के इंजन बनवा के नई चीज़ें डाल के एकदम चमकीली बाइक बन जाती, बढ़िया। उसको लेके भी गया हूँ। इलेक्ट्रा 350 लेके गया हूँ। ओके। इलेक्ट्रा 350 थी, वही मेरे पास वही जो है। कि स्टार्ट होने में बहुत अच्छी होती है। मुझे लगता है तुमको स्टार्टिंग में कभी किक मारने में प्रॉब्लम नहीं करी होगी। हाँ, नहीं। सो सर फिर थंडरबर्ड थी, फिर नेक्स्ट आपके पास कौन सी बाइक थी? थंडरबर्ड के बाद मेरे पास फिर मैंने हिमालयन ली थी 411। ओके। तो मुझको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था उसके साथ। ओके। हाँ, तो मैं एक दो बार गिरा उसके साथ, बगैर बात के गिर गया। ये सर 2018 के पहले की बात है, आपके रिटायरमेंट के पहले की या बाद की? ये रिटायरमेंट के बाद की बात है। बात की बात है। क्योंकि रिटायरमेंट के 2018 में ही मैंने ली थी वो। ओके। जब रिटायर हुआ था इस साल में, उसी साल मैंने हिमालयन बुक कराई थी, नई वाली। वो कलर आ भी नहीं था, स्लीट कलर मैंने लिया था। ओके। तो मैंने रॉयल फील्ड वालों को लिखवाया था एजेंसी से कि मेरे को स्लीट दोगे मोटरसाइकिल तो मैं लूँगा। कि सर हम बात कर लेते हैं, मिल जाएगी। तो उन्होंने बात करी चेन्नई शायद, उनका ठीक है हम एक स्लीट करके भेजते हैं। तो ये मेरे लिए अलग से आई थी स्लीट, लेकिन मैंने कुछ ही महीने रखी वो, और फिर मैंने उसको बेच के बेच दिया आपने वो? हाँ, बेच के फिर मैंने उस बदल के क्लासिक ले ली, जो नया न्यू बॉर्न इंजन आया था ना 350 क्लासिक। हाँ 350 क्लासिक, बहुत अच्छी गाड़ी है, बहुत बढ़िया। आप बता रहे थे उसका इंजन भी बहुत साइलेंट है। वेरी सेट, वेरी नाइस इंजन, बड़ी स्मूथ चलती है, बड़ी प्यारी आवाज़ है उसकी। और कोई खटर पटर कोई साउंड नहीं आती। क्लासिक की सबसे बड़ी खासियत है कि कोई खटर पटर साउंड नहीं करती वो। जैसे और मोटरसाइकिलें हैं वो करती हैं, हिमालयन भी कर सकती है खटर पटर। ओके। लेकिन क्लासिक में खटर पटर, शॉकर की आवाज़, या किसी कोई प्लास्टिक की कोई चीज़ बज रही, क्योंकि प्लास्टिक उसमें है ही नहीं। आपने देखा ना, क्लासिक मेटल है। क्लासिक में सब मेटल है। दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ द बाइक। इसीलिए वो बाइक जो है ज़्यादा चलती है, उसकी लाइफ जो है लंबी है। तो सर क्यों बेच दिया आपने, और कौन सी ले ली आपने फिर? वो ऐसी यार, हिमालयन 450 आई, 452 सीसी का इंजन है। तो जब मैंने वो चला के देखी तो मुझे बस दिल आ गया उस पर। और शक्ल देखी थी वो भी बहुत खूबसूरत थी, तो वो ले ली। सर कब लिया आपने ये?
ये मैंने भी लास्ट जनवरी में लिए अभी। ओ हाँ। और कितने ट्रिप्स कर लिया आपने उससे? उससे ट्रिप मैंने अभी उत्तराखंड का ट्रिप किया है, हाँ। जयपुर 2-3 बार जा चुका हूँ, और तो कहीं ज़्यादा गया नहीं, अभी तो नहीं जा पाया हूँ ये कहीं। सोलो किए सारे? क्योंकि फिर वो मौसम आ गया, गर्म मौसम आ गया। हो गया। हाँ, तो ये सारे ट्रिप सोलो किए बहुत- थे सर कि लोगों के साथ? ये तो सोलो नहीं, वो वाला सोलो नहीं था, ओके मुंशियारी वाला। ओके। उत्तराखंड का जो मुंशियारी है, ये चाइना मैंने बॉर्डर सुना है। है काफ़ी ब्यूटीफुल। हाँ, ब्यूटीफुल जगह है, चाइना बॉर्डर है। और पिथौरागढ़ होके यहाँ से टनकपुर, और रुद्रपुर, टनकपुर, पिथौरागढ़ से मुंशियारी, ओके वहाँ से 2 रास्ते हैं, दोनों तरफ से मुंशियारी आप जा सकते हैं। ओके। और ठहरने वहरने का अच्छी जगह है वहाँ पर। मैं रुद्रपुर तक गया हूँ, उसके आगे तक नहीं गया हूँ। हाँ, जाना चाहिए उसके आगे, अब आपके साथ प्लान करेंगे। बिल्कुल, वाह। कभी भी। सर जब हम लोग बड़े हो रहे थे, हम एज अ किड्स, तो हम लोगों का ड्रीम होता था कि हम गिटार प्ले करेंगे, लाइफ को एंजॉय करेंगे। और सच बताऊं तो जॉब का तो कभी सोचा ही नहीं था कि इतना प्रेशर, इतना लाइफ में इतना टेंशन होगा जॉब में। आई थिंक बहुत यूथ आज भी ये नहीं जानते कि जॉब के बाद कितनी प्रेशर होती है लाइफ में। पैशन होता है बट आप फॉलो नहीं कर पाते कई चीज़ों की वजह से। कई लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होते हैं। सर आपके लाइफ में भी तो वो सारी चीज़ें थी, तो आपने कैसे टैकल किया, कैसे अपने पैशन को होल्ड ऑन रखा? अभिषेक देखो, ऐसा है, इसमें सीधी सी बात है, थंब रूल है कि एक बार में एक ही पैशन को आप सिंसियरली और सीरियसली कर सकते हो। तो जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन वाला फॉर्मूला है। अगर आप जैक ऑफ ऑल बनना चाहते हो, तो मास्टर ऑफ नन बनना चाहते हो, तो सब कुछ कर लो, ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, अरे नहीं मुझे वो भी करना है, मुझे वो भी करना है। तो ऐसे आदमी से समझ लो कि फिर वो एक चीज़ पे टिकेगा नहीं कभी। टिकेगा नहीं। तो बाइकिंग करी, जब मैंने ट्रैकिंग करी तो मैंने सिर्फ ट्रैकिंग करी, मैंने बाइकिंग नहीं करी। बाइक थी मेरे पास, हाँ। लेकिन मैंने बाइकिंग शुरू नहीं करी तब तक, क्योंकि हम लोग को समझ में भी नहीं आया, हमने कभी सोचा भी नहीं कि हम बाइकिंग पे कर सकते हैं। हमें इतना ज्ञान नहीं था कि लद्दाख लोग जाया करते हैं बाइक पे। ओके। तो जब हमने ट्रैकिंग छोड़ी, मैंने 10 साल मैंने ट्रैकिंग करी पैदल, और अच्छे रूपकुंड 2 बार किया, सच पास किया पैदल, और क्वारी पास, यू नेम द ट्रैक, यमुनोत्री, गंगोत्री। एंड गंगोत्री वाला पूरा हमने पास, अपना जो वहाँ का जो वो है जहाँ से गंगोत्री निकलती हैं, हाँ। वहाँ से क्रॉस करके तपोवन में जाके रहे भी 2 दिन, वो भी ट्रैक किया। मतलब कई सारे ट्रैक किए। तो वो 10 साल तक, 11 साल तक मैंने खूब ट्रैकिंग करी। लेकिन जब बाइकिंग शुरू करी तो फिर ट्रैकिंग नहीं करी। तो वही है ना कि अब मैं ट्रैकिंग भी करूँगा, मैं बाइकिंग भी करूँगा, अरे मुझे गिटार बजाना, अरे मुझे सैक्सोफोन बड़ा अच्छा लगता है, सैक्सोफोन बजाने लगे। अब सैक्सोफोन बजानी, सांस फूल गया, कह दिया गिटार ही अच्छा था, गिटार पे आके गिटार भी छोड़ दिया। अरे नहीं यार, मेरी शादी हो गई, मेरी मेरी जो है वाइफ ने मेरी बाइक बंद करा दी, बच्चे मना करते हैं। तो एक बार में एक ही चीज़ कर सकते हो आप, एक बार में एक ही चीज़ कर सकते हो, और उसको अच्छी तरह फुल पैशन के साथ करो। और उसके साथ अगर फोटोग्राफी और संगीत साथ में हो, थोड़ा बहुत लिखना भी आता हो, तो ये चीज़ें और अच्छी हो जाती है। सर ये सजेशन आज तक किसी ने नहीं दिया। एक बार में एक चीज़ जो आपने बोला है, अब मैं बहुत कुछ सोच रहा हूँ अपने लाइफ में। सही कह रहे हैं आप। मैं भी कई बार लाइफों को मल्टीप्लाई कर देता था अपने पैशन को, ये भी करना है, वो भी करना है, नतीजा कुछ नहीं निकलता। बट आई थिंक ये बहुत बहुत अच्छी बात बोली आपने, एक बार में एक चीज़। मेरे पास लखनऊ में भी जावा थी, येज़दी मोटरसाइकिल थी, येज़दी आई थी नई वाली। आई थिंक वो स्क्वायर हेडलाइट वाली आती थी, वो वाली। नॉट स्क्वायर, हाँ स्क्वायर जैसी, थोड़ा रेक्टेंगल टाइप, मतलब उसका इंजन का जो चेस्ट भी था वो भी रेक्टेंगुलर टाइप का, सिल्वर प्लेटिंग था कॉर्नर्स में, सिल्वर प्लेटिंग वाला, बड़ी बढ़िया भागती थी, बहुत भागती थी। चलाई मैंने, खूब चलाई। लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं उस बाइक से बैठ के लद्दाख चला जाऊँ, लेह चला जाऊँ, क्योंकि उन दिनों में म्यूज़िक में था फुल टाइम। गिटार बजाता था, दुनिया भर के जगह, ऑल इंडिया रेडियो में गिटार बजाता था, दूरदर्शन में गिटार बजाता था, पैसा भी मिलता था। राइट। तो हमने ये नहीं किया कि नहीं ये भी कर लेते हैं, वो भी कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं, वो भी कर लेते हैं। तो ये जो आपकी जो हॉबीज़ है ना,
हॉबीज़ का भी एक वो है, ये कहना कि मैंने ये भी करता हूँ, नहीं मुझे भी आता है, ये भी मैंने भी किया है। मैंने भाई तूने किया है, तू बाइकर है? हाँ मैंने भी बहुत बाइक चलाई है। मैंने भैया कहाँ चलाई है, कितने दिन चलाई है? एक दिन में 750 किलोमीटर चलाई है कभी? तो आपको पैशन को जो है ना उसको बिल्कुल किलर इंस्टिंक्ट से करना पड़ता है, एकदम से, तब होता है, मतलब लगे रहो उसके पीछे। और बाइकिंग जैसी चीज़ में तो अलर्टनेस और डिसिप्लिन या इन लाइफ, डिसिप्लिन ऑन रोड, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने ज़रा सा उसके साथ खुड़पेंच की तो आप कहाँ जाएंगे कुछ पता नहीं। सर सबसे अच्छा और सबसे महंगा गैजेट क्या खरीदा आपने बाइकिंग के लिए? सबसे महंगा गैजेट बाइकिंग के लिए मैंने कुछ नहीं खरीदा। कुछ नहीं? बाइक खरीदी सबसे महंगी। ये जो जैकेट होता है, हाँ प्रोटेक्शन वो जैकेट्स जैकेट एंड ऑल, नहीं, वो तो गियर वियर है, वो महंगे क्या होते हैं वो। जो 20-20 आपने हज़ार रुपए के 3-3.5 लाख की या 2.5 लाख की बाइक खरीदी, उसके सामने 4-5 हज़ार की जैकेट क्या मायने रखती है? इतना तो आप कर ही सकते हो। कितना इंपॉर्टेंट है सर ये गियर पहन के चलाना? नी कैप, एल्बो कैप, इम्पोर्टेंट, बैक पे प्रोटेक्शन, ठीक है, चेस्ट पे प्रोटेक्शन, और शूज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट। राइडिंग शूज़ ना हो तो लेकिन आप इंडस्ट्रियल शू पहन सकते हो। इंडस्ट्रियल शू बहुत आते हैं, 2-2.5 के 1,500 के, अच्छे ली कूपर के, और कंपनियाँ हैं बहुत सारी, उनकी मैं तो उन जूतों को पहन के चलता हूँ, क्योंकि जो राइडिंग के जो बूट्स हैं वो मोस्टली उन लोगों के लिए बने हैं जो लोग एडवेंचर, सुपर बाइक्स चलाने वाले नहीं कह सकता मैं उनको, ये उन लोगों के लिए जो कलाबाजी वाली मोटरसाइकिल चलाते हैं। मेरे ख्याल से मतलब सर, मतलब वो डर्ट बाइक्स, इन दैट वे, हाँ उस पर्पस के लिए। अच्छा, तो लेकिन अगर आपको लॉन्ग राइड पे भी जाना है तो आपके इंडस्ट्रियल कंफर्टेबल शूज होने चाहिए, थोड़े हाई एंकल हों जिससे आपका एंकल बचा रहे, और टो आपका जो है मजबूत होना चाहिए, लोहे का, स्टील टो। तो मैं तो ये रिकमेंड करूँगा कि अगर आपने बहुत महंगा जूता खरीदने का शौक है तो ले लें, बहुत सारे आते हैं, 9-9, 10-10, 11-11, 14,000, 20,000, 18,000 के जूते आते हैं, और 2,500 का भी आता है, 2,000 का भी आता है, लीक ऊपर का। मेरा तो उससे भी काम चल जाता है बढ़िया, और मैं उसको जब मन होता है तो बदल लेता हूँ, नया खरीद लेता हूँ। ट्रेंड के साथ चल लेते हैं। हाँ, ट्रेंड, या फिर अपना वो बना लेता हूँ म्यूजियम जूतों का। कितने शूज है सर आपके पास? जूते तो बहुत है यार, मेरे बेटे ने फिकवाए मेरे जूते, इतने जूते, बोरा भर के मोची को देकर आया वो अपनी मोची को, वो बेचारा बोरा भर के घर से ले गया जूते, इतने जूते फेंकते हैं। सर बाइकर होने का एक डिमेरिट ये भी है क्या कि आप अपने पसंद वाली चीज़ें जो आपको कंफर्टेबल और कूल फील कराता है वो आप इन्वेस्ट कर देते हैं, ऐसा है क्या? क्योंकि मैंने कई बाइकर को सुना है वो कूल से ज़्यादा ना आपको कंफर्टेबल वाली बात है, कि कंफर्टेबिलिटी की बात है, सेफ्टी की बात है। सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्लव्स होने चाहिए, ग्लव्स में नकल का सेफ्टी होना चाहिए, ये सारे यहाँ पे होना चाहिए। मैं अभी भी शहर में भी मोटरसाइकिल चलाता हूँ तो जूता ज़रूर पहनता हूँ, बिना जूते के मुझे आप कभी मोटरसाइकिल चलाते हुए नहीं देखेंगे। और ग्लव्स मेरे सेफ्टी ग्लव्स होते हैं, उसमें यहाँ पे सब सेफ होता है, लेदर होता है, मतलब अगर आप बाई चांस कहीं स्लिप भी करे, गिर जाओ तो कम हाथ में चोट तो ना लगे। तो इसलिए सेफ्टी गियर बहुत सारे लड़के सर लॉन्ग रन पे तो सेफ्टी गियर बहुत इंपॉर्टेंट है, और पहाड़ों में तो बिना उसके जाना पाप है। इट्स अ सिन ड्राइविंग विदाउट दी सेफ्टी गियर। और ज़्यादा महंगी भी नहीं है। अगर आप 2 लाख की मोटरसाइकिल के बाद सेफ्टी गियर ये सब पहनना नहीं कर सकते तो लीव द बाइकिंग, नो नीड टू डू बाइकिंग। कार खरीद लो 1 लाख रुपए और लगा के, कार चलाओ। सही कह रहे हैं। और सर हाउ इम्पोर्टेंट इज द हेलमेट टू बी अ गुड हेलमेट? ऐसा लोग बोलते हैं 10-12 हज़ार लाइट हेलमेट होना चाहिए, गुड हेलमेट होना चाहिए, कोई शक नहीं। स्टड से नीचे तो नहीं होना चाहिए, फुल फेस होना चाहिए, एंड विदाउट फ्लिप करने वाला। ग्लास शुड बी फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड, ताकि आप के बगल से कोई चीज़ आए तो आपको दिख जाए ऐसे। ये छोटा नहीं होना चाहिए वाइजर,
कुछ हेलमेट होते हैं यहाँ पे ख़त्म हो जाते हैं, यहाँ से इतना दिखता है, वो डिजाइन का एस्थेटिक वो कर बिल्कुल देते हैं बकवास लोग। हेलमेट होते हैं। अच्छा, ये जितना बड़ा होगा उतना अच्छा है, उतना विजिबिलिटी प्रॉपर ताकि आपके बगल से कोई गाड़ी आए तो आपको फ़ौरन जो है एकदम महसूस हो जाएगा आपको कोई निकली बगल से, क्योंकि आपने हेलमेट पहन रखा है, आपकी मोटरसाइकिल की भी आवाज़ है, आपको सुनाई थोड़ी देगा। बिल्कुल बिल्कुल। वो तो जब जोर से आके हॉन्ग करेगा अगर, तो सुनाई देगा, नहीं तो वरना सुनाई- लोग तो कट और उससे मार आप के निकल डर जाते गिर भी हैं। सकते हो, हाँ, टकरा भी सकते हो किसी और बिल्कुल से। बिल्कुल। तो इसलिए बहुत ज़रूरी, और हेल्प करनी होती है बाइकर्स को एक दूसरे की, उल्टे आते हुए की भी, इधर से जाते हुए की भी। सर, जब आप ऐसे एकांत जगह पे होते हैं या अपने घर पे जब एकांत जगह पे होते हैं, वो आपको ज़्यादा हेल्प करता है कोई राइटिंग में, क्योंकि आप लिखते भी हैं, हाँ हाँ, आप लिखते भी हैं तभी किताबें पब्लिश हुई हैं। सर, जब आप लिखते हैं तो आपको लगता है कि पहाड़ों पे ही जाके लिखना चाहिए बिकॉज वहाँ पे नहीं, ऐसा शांति कुछ है? नहीं। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं। मैं तो कितनी बार घर से चला हूँ नोएडा ऑफिस के लिए, रास्ते में 2 शेर आ गए, ओ, ध्यान आ गए, रट लिए बोल बोल के, ऑफिस में जाते पहला काम किया उनको लिख लिया, फिर पूरी गज़ल लिख दी उन्हीं शेरों से। ऐसा भी होता है। और कभी कभी होता है कि आप बहुत ज़्यादा रोमांटिक मूड में बहुत अच्छी जगह बैठे हुए हैं, तो हो सकता है आप हो सकता है वो चीज़ कभी कभी बहुत अच्छी आ जाती है। साहब से बात एक करके टुकड़ा आसमां का चाहिए, बादलों को घर में लाना चाहिए, एक नीली छतरी घर में भी हो, एक ऐसा घर बनाना चाहिए। ये तो आसमान के नीचे लिख के लिखा जा सकता है, बैठ के लिखा जा सकता है। तो ऐसी बात है। आपसे बात करके लगता है सर कि डेप्थ है आपके में, और जितना भी कॉन्वो करें ना अपन किसी भी टॉपिक में, वो इतनी सरलता से आपने चीज़ों को अभी बता रहे हो आप कि मेरे को, जैसे जब पॉडकास्ट करते हैं हम ये चाहते हैं कि लाइफ के बारे में सारा हम निकाल लें ताकि सामने व्यूअर्स को और समझ जो में हमने आए। लाइफ में देखा है, जैसे हमने देखा है, आपने भी देखा लाइफ में, तो जिसको आप बता भी रहे हो ऐसी जगह बैठ के, किसी से फोरम पे बात कर रहे हो, देन बी ओपन। या कुछ सच बोलने पड़ेंगे, वो सच्चों को बोलिए, झूठ मत बोलिए। पर इतनी सरलता से कोई नहीं बोलता सर, जैसे आप बोल रहे हैं। अगर आप I think- एडल्ट नहीं थे और आपने 16 साल के थे, आपने जाके एडल्ट फिल्म देख ली, तो बोल दीजिए, यहाँ देख ली थी मैं। या क्या कोई गोली थोड़ी मार देगा। एग्जैक्टली। अब देखिए, मैं लिखने की बात पे आपने, मैं एक चीज़ बहुत मज़ेदार बात याद आ गई मुझे। बहुत साल पहले मैं अपने दोस्त के साथ शिमला जा रहा था, तो हमने छोटी ट्रेन ली, और टॉय ट्रेन जो होती है, टॉय ट्रेन बोलते क्या बोलते हैं टॉय उसको? ट्रेन टॉय ट्रेन ही बोलते हैं। उस टॉय ट्रेन से हम लोग शिमला गए। तो हम डब्बे में बैठे हुए थे। अब जब शिमला से पहले एक जगह आता है समर हिल, वहाँ पे पहुँचने के बाद हमने देखा कि एक छत पे एक उस घर दिख रहे थे, छत पे एक लड़की जो है लंबे बाल सुखा रही है अपने, वो बना रही थी। धूप निकली हुई थी उस समय, कोई 11-12 बजे का टाइम होगा, छुट्टी हो गई शायद, जो भी होगी। लड़की ठीक से दिख नहीं रही थी, हम दूर से देख। अब वो छवि मेरे दिमाग में घर कर गई। उसको मैंने 20 साल बाद लिखा। वो ऐ धूप तुम खिला करो, मेरी छत पे भी मिला करो, कभी बेवजह भी हंसा करो, ऐ धूप तुम खिला करो। वाह। तो ये पूरी नज़्म है मेरी, एक तो मैं सुनाऊंगा मैं किसी दिन। तो ऐसी चीज़ें भी निकल आती हैं। तो आपको आंखें खुली होने से ज़्यादा आपकी फैकल्टीज़ खुली होनी बहुत ज़रूरी है कि नहीं? यस, ट्रू बिल्कुल। ट्रू। सर, कैसे आप पोइट्री के जो क्या बोलते फील, पोइट्री की फील अगर किसी को अपने अंदर लानी है, वो आप थोड़ा बताइए ना, बिकॉज आजकल के यूथ और मैं खुद को भी लूँ, देखो भाई, पोइट्री हम बहुत दूर हैं। पोएट जितना बड़ा हो, पोएट इज़ द बिगेस्ट फिलोसोफर ऑन द अर्थ। पोएट से बड़ा फिलोसोफर कोई नहीं है। पोएट वो लिखता है जो लोगों को नहीं दिखता है। समझ गए ना? पोएट वो लिखता है जो लोगों को नहीं दिखता है। हमारे पुराने कविता में कहावत है कि जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। जहाँ सूरज नहीं पहुँच सकता वहाँ कवि पहुँच जाता है। तो आप सोचिए, तो जब तक आप ये फीलिंग नहीं रखेंगे, और आपकी गठरी जो पीठ पे लदी है ना, उसमें शब्द इतने ज़्यादा होने चाहिए जो आपने ज़िंदगी भर इकट्ठे कर रखे हैं, अलग अलग भाषाओं के, अपनी भाषाओं के, उर्दू के, हिंदी के, इंग्लिश के, सब आना चाहिए। कितने शायर ऐसे हुए हैं, जैसे
फराज साहब थे, फिराक गोरखपुरी थे, ये इंग्लिश के लिटरेचर के पढ़े हुए टॉपर्स लोग हैं, लेकिन शायर के नाम से जाने आते हैं। उर्दू 2 लैंग्वेज में मास्टरी। ओके, सो सर लेट्स टॉक समथिंग अबाउट द जो आपका थिएटरिटिकल साइड था, वो भी एक आपका बहुत इम्पॉर्टेंट एंड बहुत आपकी लाइफ में बहुत क्या बोले मेजर रोल प्ले करता है। सो थोड़ा थिएटर वाला साइड बताइए। अभिषेक ऐसा है, देखो मैं जब स्कूल टाइम में, हाई स्कूल में था, 9th में 8th 9th 10th तीनों क्लास साल की बताऊँ, उसमें एक साल में मैंने एक छोटा सा नाटक किया था, छोटा सा रोल मुझे मिला था। मैंने उस वक्त बिल्कुल नहीं सोचा था कि मैं कभी नाटक करूँगा भी, क्योंकि मुझे पता था कि मैं कितना घबराया हुआ था स्टेज पे, कितना डर रहा था, और बड़ी मुश्किल से जल्दी डायलॉग बोल के निकल लिया। कभी फैंसी ड्रेस में गए, वहाँ एक डायलॉग बोलना था, उसी को बोलने में पसीने छूट गए। वो स्टेज फ्राइट लोगों को अच्छा लगा होगा, राजस्थानी भाषा में बोला था। अच्छा। तो राजस्थानी बना था मैं तो, लेकिन मुझे कभी पता नहीं, इल्म नहीं था कि उस समय कहाँ 74 में कहाँ पता हुआ कि आप 90 में या 2000 में जाके आप थिएटर करने लगोगे। हु कैन से, नोबडी कैन से। कोई फिल्म स्टार भी, अमिताभ बच्चन भी नहीं बोल सकते कि मैं टाइपराइटर बेच रहा था तो मैं सुपरस्टार हो गया। तो ऐसी बात थी। फिर मैं जब दिल्ली आया 90 में, तो मेरी एक मित्र थी और लखनऊ से ही थी, उनके फादर आर्मी के बहुत बड़े ऑफिसर थे, तो मेरे जानकार थे, एनसीसी के हमारे सीओ थे, उनकी भांजी थी। ओके। उसने जब मैं पहुंचा दिल्ली तो उसने मुझे फ़ोन किया कि सुनील आपको एक जने से मिलवाना है, वो जो है वो थिएटर करते हैं। मैंने कहा थिएटर मैं तो करता नहीं थिएटर। कहते नहीं, उनको थिएटर में एक म्यूज़िक करने वाला चाहिए जो म्यूज़िक करे। मैंने कहा हाँ म्यूज़िक करने में चल सकता हूँ। तो मेरे को पियानो करता था, बड़ा सा, बहुत लकड़ी का पियानो ले रखा था, बहुत बड़ा वाला, अच्छा पियानो था। मैं उसको कार में उठा के भी ले जाता था। हाँ, काफ़ी भारी था वो। और उस समय हमारे अंदर दम थी 90 में, तो हम उठा लेते थे इसी चीज़ें। तो कार में आगे रख के ले जाता था मैं। तो IIT कानपुर जाना, IIT दिल्ली जाना हुआ करता था। मैं रहता था वसंत कुंज में। तो उसने बोला मुझे मिलवाना, तो उसने मुझे मिलवाया। वो IIT के पढ़े हुए, और उन्होंने फिल्म भी डायरेक्ट कर रखी थी। एक हमारे अभिराज सागर थे, अभी भी हैं वो, और ही वॉज ए वेरी फाइन डायरेक्टर। तो उनके साथ मैंने काम शुरू किया। तो 2-3 नाटक, 4 नाटक मैंने उनके साथ किए। करते करते फिर एक समय ऐसा है कि उन्होंने मुंशी प्रेमचंद के ऊपर सीरीज़ करी। उसमें कई लोगों से को प्ले दिए, तो मुझको एक प्ले दिया। उसका नाम था भूत। वो मुंशी प्रेमचंद का लिखा हुआ भूत प्ले था, नॉट वेरी लेंदी, लेकिन उस प्ले की स्क्रिप्ट मैंने लिखी पूरी। कहानी लेके स्क्रिप्ट मैंने लिखी पूरी इसकी। तो मुझे स्क्रिप्ट लिखने का एक अंदाज़ा हो गया। नाटक मैंने कर ही रखे थे कि नाटक में जो मेन चीज़ होती है स्क्रिप्ट होती है, डायलॉग डिलीवरी होती है, और प्रोजेक्शन ऑफ साउंड होता है। ये जब चीज़ें हैं ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बजाय इसके कि आप एक्टिंग क्या कर रहे हैं। क्योंकि स्टेज पे यू हैव टू बी वेरी लाउड, मेन थिंग। एज इन वॉइस लाउड। हाँ, वॉइस लाउड, एक्शन भी लाउड होते हैं। आप हाथ भी फेंकते हो इधर उधर, वो भी करते। फिल्मों में लाउड नहीं, फिल्मों में फ्रेम बड़ा फिक्स होता है। आप ज़रा सा हिल गए इधर, अरे यार तुम इतना हिल गए, फ्रेम के बाहर चले गए। जैसे अभी हमारा फ्रेम, हाँ, अगर मैं झुक जाऊँगा तो बाहर जाएंगे तो कट जाएंगे। तो बिल्कुल एग्जैक्टली। तो लेकिन थिएटर में थोड़ा ये था, तो मुझे लगा कि ये बड़ा मज़ेदार चीज़ है, इसको करना चाहिए। तो जब मैंने वो नाटक मैंने पहला डायरेक्ट किया, लिख के स्क्रिप्ट, तो उसके बाद मुझे लग गया चस्का। फिर मैंने जो है और भी नाटक किए, और उन्हीं के साथ करे मैंने, ड्रामाटेक कंपनी के साथ। फिर मैंने, एक मेरी मित्र है, एक्ट्रेस है बहुत अच्छी, तो उसने मुझे बोला कि सुनील सर आप जो है कहते रहते हो चित्रलेखा करूँगा। तो एक भगवती चरण वर्मा जी का चित्रलेखा नाटक है। उस नाटक की बड़ी मोटी सी नॉवेल है, 500 पेज की है शायद मेरे ख्याल से। तो मैंने कहा बहुत बड़ा नाटक है वो। कहता कितना ही बड़ा, आप छोटा करके लिखो। तो मैंने लिखा, तो खैर वो 2.5-3 घंटे का नाटक बनाए। तो मैंने उसका स्क्रिप्ट किया। उसको मैंने किया। ये आपने इंस्टाग्राम में भी डाला था अपने। जो आपका इंस्टाग्राम हैक हो गया है। उसमें बहुत सारी पिक्चरें मैंने डाली थी, वो भी मेरे पास हैं। वो हैकर कुछ नहीं ले गया, कॉपी थी वो सारी। वो मैं फिर डाल सकता हूँ फिर से।
कोई बड़ी बात नहीं है। बट वो काफ़ी इंस्टाग्राम में मैंने भी देखा हाँ, था उससे आपको किसी उसका। काम नहीं आएंगे। जिसने हैक किया होगा उसकी समझ में भी नहीं आएगा ये है क्या। कोई इडियट सही ही बात है, होगा। हाँ। उसको तो मेरे एड्रेसेस चाहिए थे लेके। या उसने कांटेक्ट भी किया था। हाँ, कॉन्टैक्ट चाहिए थे उनको तो कॉन्टैक्ट चाहिए होते हैं। मेरे को भी आया था। हाँ, उनको कंटेंट नहीं चाहिए होता, उनको कॉन्टैक्ट चाहिए होता है। कांटेक्ट चाहिए होता है। तो फिर मैंने जब चित्रलेखा किया तो लखनऊ में किया, दिल्ली में 2-3 शो किए, एक देहरादून जयपुर में किया, ओके सब विंटर्स में किए सारे शो। ओके। तो वो अच्छा हुआ, बहुत अच्छा प्ले हुआ, बड़ा मज़ेदार। रिस्पांस कैसा था सर? म्यूजिकल बहुत अच्छा रिस्पांस था, बहुत अच्छा रिस्पांस था। ये नहीं कहूँगा कि टिकट का रिस्पांस अच्छा था, मैं ये कहूँगा कि जो देखने वाले आए थे वो तृप्त होकर गए। ओह वाह, वही एक्चुअली मेन है। वही हाँ, वही जितने भी थे। या क्योंकि देखो मेरा ये मानना है, जब आप मंच पे होते हैं ना, तुम रहे हो मंच पे, जब आप मंच पे होते हैं ना, मान लो 150-200 आदमी बैठा हुआ सामने और वो बातें कर रहे हैं, उसमें एक जना आपको सुन रहा है, वही कॉन्सर्ट वही है आपका। या वही कॉन्सर्ट है आपका, वही आपका जो है आपको विनर बनाएगा। एग्जैक्टली। तो इसलिए मेरा ये मानना है। तो जो लोग तृप्त होके गए, जिन्होंने तारीफ़ करी कि भैया, एक तो सारा नाटक मैंने पूरा शुद्ध हिंदी में लिखा, शुद्ध हिंदी। हालांकि भगवती चरण वर्मा जी जो है उन्नाव के पास एक जगह है शफ़ीपुर, वहाँ के रहने वाले थे। शफ़ीपुर शफ़ीपुर के रहने वाले थे। और उनकी उस ज़माने में उर्दू बहुत चलती थी। ये बच्चन साहब के ज़माने के थे वो, उनके दोस्त भी थे वो। अच्छा। तो भगवती चरण जी की किताबें बड़ी उर्दू थी, बहुत। मैंने सारी उर्दू हटा दी। मैंने कहा मेरे को 350 के बैकग्राउंड का, 350 BC का था वो, जो बैकग्राउंड जो कहानी है चित्रलेखा की, 350 BC की है। इस फिक्शन, बट उसमें उन्होंने कुछ रियल कैरेक्टर भी डाले, चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य, ऐसे। हाँ, वो कैरेक्टर भी उस नाटक में डाले उन्होंने, जबकि ऐसा नहीं हुआ होगा, लेकिन वो फिक्शन था, लेकिन लगता पढ़ के था बिल्कुल असली है। तो उसमें पाप और पुण्य की कहानी है। तो उसको मैंने पूरे को शुद्ध हिंदी में ट्रांसलेट किया, लोगों को बहुत पसंद आया। फिर मैंने जो है एक नाटक और लिखा, जिसकी मेरी किताब छपी हुई है, रानी रूपमती का जौहर। रानी रूपमती के ऊपर जो है हिस्ट्री में, क्योंकि मेडिवल टाइम है, मेडिवल टाइम में बादशाह अकबर का टाइम था वो। बादशाह अकबर के टाइम में सिर्फ बादशाह अकबर की बात कर सकते थे लोग, और कोई बात नहीं कर सकते थे। ये मैं खुलेआम कह रहा हूँ लोगों को, क्योंकि वो किसी और का इतिहास ऊपर नहीं आने देना चाहते थे। उनके अपने इतिहासकार थे, उन्हीं के चमचे थे जो लिखा करते थे। तो वो रानी रूपमती की जो कहानी थी वो सिर्फ एक पेज की थी। मांडू के राजा, मांडू का जो बादशाह वो था, क्या बोलते हैं उसको, सुल्तान, उसका नाम था बाज बहादुर, उसके साथ उनका इश्क था। ये सच्ची कहानी है। उनका इश्क था और दोनों मारे भी गए थे बाद में। तो उस कहानी को लेकर फिर मैंने वो उस कहानी को उठाया और पूरी मैंने एक नाटक लिखा उसका। लेकिन वो बीच में कोविड मरा आ गया, उसने मेरा सारा काम खराब कर दिया, तो वो नाटक हो नहीं पाया। उसको करना है मुझे। बट आपने लिख तो आपने लिख पूरा मेरी किताब है पूरी, हाँ, पूरी किताब स्टेज पे नहीं आ बिल्कुल, पाया। हाँ, अमेज़ॉन पे भी है वो किताब, रानी रूपमती का जौहर अवेलेबल है। हम यहाँ शेयर कर रहे हैं, आप हाँ, देख सकते हैं। बिल्कुल आप वो कहानी ज़रूर पढ़ें। तो उसमें मैंने उसको लिखा है। तो ये मेरी थिएटर की अभी है। अब मैं कर रहा हूँ, मैं एक नाटक और भी लिख रहा हूँ मैं। वो जब पूरा मुकम्मल हो जाएगा तो उसको भी छपवाऊँगा। अब तो सर टाइम ही टाइम है आपके पास। हाँ, टाइम ही टाइम है। अब टाइम इतना ज़्यादा टाइम है कि मैं सर सोच रहा हूँ कि मैं कहाँ सही तरीके से खर्च करूँ जब बाइकिंग से और फोटोग्राफी से और म्यूज़िक से बच जाए। सर फोटोग्राफी वाला थोड़ा बताइए ना, ये कैसे आपको शौक आया? फोटोग्राफी का शौक मुझे अपने कॉलेज डेज से। ओके। पहला कैमरा मैं अपना नेपाल से स्मगल करके लाया था, गोरखपुर से तुम्हारे गोरखपुर से स्मगल करके लाया था, नौतनवा बॉर्डर से। नौतनवा बॉर्डर सुना होगा जी, सुना हुआ है। तो मैं गोरखपुर गया, उषा दीदी के यहाँ ठहरा मेडिकल कॉलेज में। हमारी जो उषा दीदी हैं, जिनके बारे में मैंने तुम्हें जिक्र किया था, गाती हैं बहुत अच्छा, अब तो बहुत बुजुर्ग हो गई हूँ, तो यहीं रहती हैं इंदिरापुरम में। तो उनके पास मैं रुका, वहाँ से दूसरे दिन गया बस पकड़ के नौतनवा बॉर्डर, वहाँ से मैंने कैमरा खरीदा याशी का। और कैमरा तभी हम पढ़ते थे, लेकिन हम थोड़ा बहुत कमा लेते थे अपने म्यूज़िक प्रोग्राम से, और हमारा ग्रुप चल रहा था म्यूज़िक का। और प्लस में गोरखपुर भी आता तो मुझे बहुत पैसा मिलता था, चेक मिलते थे मोटे मोटे अपना उस ज़माने के मोटे मोटे चेक होते थे, वो ऑल इंडिया रेडियो जो पे करता था मुझे, तो उससे बचा के। उस ज़माने का मोटा चेक मतलब कितना अमाउंट? अब तो याद नहीं है यार, बाहर के 200-300 मिल जाते होंगे, 350 रुपये बहुत होते थे, वो बहुत बच जाते थे। तो बाहर के प्रोग्राम के 350 मिल जाते थे। तो खैर बहरहाल,
तो कैमरा लेके आए याशिका को। हम तब भी उस समय ज़माने में एक मिनी जूम लेके आए और एक जूम लेके आए, कंप्लीट जूम। हाँ जूम लेके आए, और याशिका FX3 कैमरा खरीद के लाए। पहला कैमरा खरीदा लाइफ में, वो भी SLR, मतलब टशन पूरा। बहरहाल उसके बाद फिर हम नायकॉन पे शिफ्ट कर गए, और फिर नायकॉन के बहुत सारे मॉडल खरीदे, D40 और D60 और 80, और देन D800 है मेरे पास सब। तो और फिर मेरे पास फ्यूजी भी है। तो क्योंकि जब हम लद्दाख में और लेह और स्पीति और ऐसी जगह जाते हैं तो इतनी सुंदर जगह होती है, आपको ये लगता है कि पता नहीं दोबारा कब आएंगे, तो इसको कैद कर लो, कैप्चर कर लो। लेकिन मेरे को जो शौक़ है वो सीनरी खींचने का तो है ही, लेकिन सबसे ज़्यादा शौक़ मुझे चेहरे लेने का है। क्या मतलब है सर इसका? कैंडिड। कैंडिड फोटोग्राफी। कैंडिड फोटोग्राफी में मुझे बड़ा मज़ा आता है। चुपचाप खींच लिया चोरी से। वाह। स्टेज पे कोई परफॉर्म कर रहा है, चोरी से फोटो खींच रहे हैं खड़े हो। 2001 ऐसे बहुत सारे। हाँ, इसलिए थिएटर में फ़ोटो बहुत है मेरे, थिएटर की, श्री राम सेंटर की और दूसरे थिएटर्स की जो है स्टेज की फ़ोटोग्राफ बहुत है मेरे पास। पूरी एल्बम है नाटकों की, और सब मैंने फ्री में किया है, किसी से पैसा नहीं लिया मैंने कभी। थिएटर वालों के पास बेचारों को, वैसे गरीबों के पास पैसा नहीं होता, वो चाय बिस्किट वाले हैं, चाय और समोसा वाले हैं, उनसे क्या पैसे लोगे। तो उनकी पूरी फ़ोटो खींच के मैं पूरी एल्बम उनको दान कर देता था। ये लगी है पेज पे, और आपको चाहिए हो तो मुझसे मांग लेना, नहीं तो आप इसको यूज़ करो। कमर्शियल भी करें कुछ, जो मुझे कहे, हाँ जो मुझे कह के बुलाता है उससे पैसे लेता हूँ। ये मेरा थंब रूल है कि तुम मुझे कह के बुलाओगे भाई मेरा फलाना शूट कर दो, आके इधर कर दो, देन यू हैव टू पे। वैसे मैं अपनी मर्ज़ी से कंधे पे लाद के कहीं भी चला जाऊँगा, लेह तक चला जाऊँगा, मैं तुम्हारी फ्री में फ़ोटो खींचूँगा 1000। लेकिन तुम अगर मुझसे कह के बुलाओगे कि तो भाई ये मेरा ये काम कर दो, मेरा ये मेरे मॉडलिंग के लिए ये करना, भेजना है, वो करना है, इनके पैसे दे दे भाई। थोड़ा फनी लगता है, लेकिन अपना वो बना रखा है मैंने। तो सर कुछ ऐसे शॉट्स आप हमसे शेयर कर सकते हो जो हम लोग अपने व्यूवर्स को दिखा सकते हैं, जो आपने क्लिक किए हैं या कैप्चर किए हैं? हाँ बिल्कुल, और बड़े बड़े दुर्गम जगहों के हैं। एक फ़ोटोग्राफ तो मेरे पास है, जब मैंने पहली बार ज़ंस्कार वैली में गया था तो वहाँ पे एक ग्लेशियर है, डराडुंग करके नाम है उसका, ड्राडुंग करके ग्लेशियर है, काफ़ी हाइट पे है, उसके बगल से सड़क जाती है, वहाँ से पूरा ग्लेशियर दिखता है। मतलब इतना बढ़िया ग्लेशियर आपको वर्ल्ड में कहीं नहीं दिखाई देगा, मतलब ऐसे नदी की तरह बहता हुआ ग्लेशियर दिखता है। तो जब मैं पहला बार किया था तो लेट 90s का था, जब मैं पहला ट्रिप किया था, एक लेडी के साथ में गया था, उसको लेके गया था श्रीनगर। 90s में? हाँ लेट 90s में किया था मैंने बाइक पे। तब मेरे पर जब मेरी नई क्लासिक आई थी तब लेके गया था मैं, मेरे ख्याल से 2000 हो गया था, शायद नहीं हुआ था। अच्छा, तो उस डराडुंग ग्लेशियर की मेरे पास 2 फोटो हैं। एक जो है उस ज़माने का है, भरा हुआ एकदम बढ़िया सफ़ेद एकदम बहता हुआ, जमी हुई नदी होती है ना जैसे वाकई में, बिल्कुल। और एक जो मैं अभी खींच के आया हूँ वो बेचारा मरा हुआ एकदम सूखा पड़ा है। तो मतलब ये जो चेंजेस हुए हैं, जो चेंजेस हुए हैं, क्लाइमेटिकल, ये दिखते हैं क्लाइमेटिकल चेंजेस। सर हमसे शेयर कर सकते हो, हम दिखा सकते हैं? हाँ, वो मैं आपको डराडुंग के दोनों निकाल के भेजने की कोशिश करूँगा, और भी मैं आपको दिखाऊंगा संस्कार की और लेह की जी, काफ़ी जगहों की है मेरे पास, ताकि हम शेयर भी कर सके, देख सके। सूरज ताल है, बहुत अच्छी जगह है। हाँ सर मैंने सुना है आपके 2 गुरु थे? हाँ, दोनों गुरु थे, और मैं आई एम द लकी वन, इन दोनों गुरुओं ने मुझे चुना। मैंने उनको नहीं चुना, मैं उनको जानता ही नहीं था बेचारों को। सो थोड़ा बताइए ना इंसिडेंट कैसे क्या हुआ था? पहला वाला इंसिडेंट तो यही है कि वो जो गुरु थे हमारे श्री एच वसंत अब नहीं है, लेट हो गए हैं बेचारे वो भी, और मेरे पहले वाले गुरु वो भी नहीं हैं अब। तो वसंत जी तो हमारे कोविड में चले गए लखनऊ में। दूसरे गुरु हमारे गोरखपुर के थे, लखनऊ के रहने वाले थे, गोरखपुर के थे, मरहूम राहत अली खां साहब, बहुत ज़बरदस्त गाने वाले, ज़बरदस्त गज़लकार, और क्लासिकल में कोई उनका सानी नहीं। तो वहाँ पे कंपोज़र थे, तो उनको कानपुर में उनके साथ जो गाती थी उषा दीदी, वो जो काफ़ी बुज़ुर्ग हो गई हैं, A क्लास सिंगर थी वो, ऑल इंडिया रेडियो की स्पेशल ग्रेड। उनका जो है उनकी नाइट थी कानपुर में। तो किसी ने वही एक
कानपुर में हिलियंस ऑर्केस्ट्रा होती थी, उनका जो एक वायलिनिस्ट था उसने बताया, उसने उनसे पूछा कि शंभू हमें कोई बताओ, कोई गिटार बजाने वाला है मिल जाएगा, क्योंकि उनकी नाइट होनी थी नेक्स्ट डे जी। तो उन्हें बोला कि यहाँ तो कोई ऐसा नहीं है जो गज़ल में गिटार बजाए, लखनऊ में एक है दूरदर्शन बजाता है, उसको बुलवा लिया, उसको बुलवा लिया। हाँ तो वो दूरदर्शन में देखते होंगे मैं बजाते हुए, हम लोग गुंजन में इसमें बजाते रहते थे। ओके। तो वो शंभू मित्रा वॉज ए वेरी ग्रेट वायलिन प्लेयर, बहुत बढ़िया वायलिन बजाते थे। शंभू मित्रा, शंभू मित्रा वेरी हैंडसम गाय, और गोल चश्मा लगा के, और जैसे वायलिनिस्ट होते हैं बिल्कुल वैसे। तो एनीवेज तो उनसे मैं मिला कभी नहीं, तो वो लेकिन वो मुझे जानते थे बिकॉज ऑफ दूरदर्शन। उन्होंने उनको बताया, क्योंकि मुझे बाद में बताया खान साहब ने कि तुम्हारा नाम शंभू मित्रा नहीं हुआ। मैं कहा मैं कौन है शंभू, मैं तो जानता नहीं। मैंने कहा मैं जानता हूँ, हेलेन में जानते, लेकिन मिला कभी नहीं। तो बहरहाल तो अब मैं गया कानपुर, दोपहर में पहुंचा, शाम को प्रोग्राम, तो सीधे स्टेज पे उन्होंने बुलाया मुझे, स्टेज के पीछे आधा घंटा पहले, कि बेटा ये फटफट ऐसे ऐसे है, और उन्होंने ट्यूनिंग, मैंने ट्यूनिंग करी, वाह वाह सुभान अल्लाह, और बस ऐसे ऐसे है, बस अरे कर लेगा बच्चा। तुम देख लिया ना, मैंने कान से सुन के गिटार बढ़िया ट्यून कर लिया, सब कर लिया, और पड़ा कॉर्ड वर्ड थोड़ी बहुत फॉलो कर ली, क्योंकि गाने से पहले वो मेरे उस्ताद जो सुर लगवाते थे, सुर मंगाया मैंने, आलाप करवाते थे दीदी से, और खुद तो नहीं करते थे, खुद बाजा बजाते थे, हारमोनियम, गाते भी थे बहुत अच्छा और साथ में। तो उन्होंने उसी समय जज कर लिया। और जब प्रोग्राम ख़त्म हो गया तो उन्होंने एक ही शब्द कहा, बेटा अब तुम हमारे साथ हमेशा चलोगे। तो मैंने उनके साथ बजाया, कितने कॉन्सर्ट बजाए, मुंबई, मध्य प्रदेश, सूरत, अहमदाबाद, यू जस्ट नेम एनी स्टेट, आई वेंट विद हिम। उन दोनों के साथ में गज़ल में तबला वाला कोई भी चला जाता था, गिटारिस्ट में उनके साथ फिक्स था, हारमोनियम, गिटार एंड तबला। रूप कुमार राठौर भी तबला बजाए मेरे साथ। यस, ही वाज अ तबलची एट दैट टाइम। अनूप जलोटा जी के साथ मैंने बैठ के बजाया। तो अनूप जलोटा जी भी जानते हैं मुझे पर्सनली। तो रूप कुमार राठौर तबला बजाते थे, उनके साथ मैं सूरत प्रोग्राम करने गया था। वेरी वेरी नाइस, वेरी सॉफ्ट स्पोकन पर्सन। तो मैं बता रहा हूँ कि मैं गिटार ने मुझे बहुत जगहों ले गया, लेकिन वही बात है कि वन थिंग एट ए टाइम, वन पैशन एट ए टाइम। तो मैंने जब गिटार बजाया तो फिर मैंने गिटार ही बजाया, पूरे दोनों कान मैंने लैंड कर दिए। मैंने कहा ले भाई अब तो संगीत ही करना है। तो वो मेरे उस्ताद थे दूसरे, और जिनसे मैंने जो रूहानी म्यूज़िक होता है उनसे तो मैंने ग्रामर सीखी जी, और उनका भी म्यूज़िक रूहानी था, बहुत अच्छा था, बड़े अच्छे अच्छे कंपोजिशंस बजाए मैंने उनके साथ। एक टाइम ऐसा था कि वसंत जी के साथ वो क्लास ओवर होटल में उनका प्रोग्राम था कि रोटरी का प्रोग्राम है, सुनील आ जाना। मैं पहुंच गया, हमने ट्यून किया, हारमोनियम से बाजा, मैं खड़ा हो गया, मैंने कहा सर तबला ढोला कुछ नहीं कर, नहीं तुम आ तो गए हो। मैंने कहा सर मेरी तो जान निकल हो गया। खाली गिटार पे ही डिड द प्रोग्राम, हाफ एन आवर ही सैंग स्टैंडिंग विद द हारमोनियम, और बहुत बढ़िया गाते थे वो। गाते इतना अच्छा थे ना, उनके गले में इतने खटके थे, मुर्की ना, कुंकड़ी यार यहाँ की लता है। तो इतना बढ़िया गाते थे वो, उन्होंने गाया। और यू नो मैं एक भी गाना नहीं जानता था जो गा रहे थे। कैसे बजाया, नोटेशन रख दी मेरे सामने हारमोनियम के ऊपर, एंड आई एम फॉलोइंग नोट एंड ही इज सिंगिंग। दैट्स द पावर ऑफ रीडिंग म्यूजिक। यस, you can play anything and spontaneously. Yeah. इसलिए म्यूजिक नोटेशंस पढ़िए, इसलिए। वाह सर, वाह। सब बातें तो इतनी है ना आपसे करने के लिए, लेकिन टाइम लिमिटेड होता है पॉडकास्ट में ना। मतलब मुझे नहीं लगता कि हम ये कॉन्वो स्टॉप कर सकते हैं, बट फिर भी मतलब क्योंकि टाइम लिमिटेड है, बट मैं आपसे एक चीज़ और थोड़ा पूछना चाहता हूँ। अभी तक आपने मुझे बताया आपके गिटार म्यूजिक लाइफ के बारे में, आपने बताया आपके पोएट्री लाइफ के बारे में, थिएट्रिकल लाइफ के बारे में, बाइकर, माय आइडल, एनीवेज। सर अगर इन चारों को एक एक लाइन में किसी को सजेशन देना हो हमारे व्यूवर्स को, लाइक गिटार के बारे में अगर एक लाइन बोलना हो, पोइट्री के बारे में, थिएटर के बारे में, बाइकिंग के बारे में, क्या आप हमें सजेशन दे सकते हैं एक लाइन पे? देखो गिटार का जहाँ तक सवाल है, गिटार मेरा फर्स्ट लव है,
तो संगीत का जहाँ तक सवाल है, हर आदमी के अंदर संगीत होता है। ज़्यादातर लोगों के अंदर सुनने का संगीत होता है, उसको बहुत एंजॉय करते हैं, और सीखेंगे तो शायद साज सीख सकते हैं, लेकिन कीड़ा काटना पड़ेगा। इन सारी चीज़ों का ना कीड़ा काटेगा आपको एक समय पे, और फिर जब वो कीड़ा काट ले तो उसको फिर एंजॉय कीजिए उसके काटने को, और उसके पीछे लग जाइए एंड फॉलो दैट ड्रीम लाइक ए ड्रीम कि अभी मुझे गिटार बजाना है, तो आपने गिटार बजाया। अब आप सोचिए, जिस ज़माने में मैं गिटार बजाता था अपने उस्ताद जी के साथ, सबके साथ, मेरे पास एक कैलकाटा का गिप्टोन का गिटार ब्लैक होता था, छोटा सा गिटार, आवाज़ अच्छी थी उसकी, मेरे उस्ताद जी को बड़ी पसंद थी इसका कि बेटा इसकी बोलचाल, वो कहते थे, तब देखो भाषा कितनी निकलती हैं उस्तादों से कि बेटा इसकी बोलचाल बहुत अच्छी है। Who can talk like this? A musician can talk like this. कि इस गिटार की बोलचाल बहुत अच्छी है। मतलब मैं गदगद हो जाता था। तो उस गिटार के साथ मैंने बजाया। आज मेरे पास वर्ल्ड के टॉप क्लास गिटार्स की कंपनी से गिटार 5-6 गिटार लगे हैं सामने। लेकिन जो कान मेरे उस संगीत को सुनते थे उस गिटार के साथ, अपने उस्ताद के साथ, वो नहीं है आज। तो इसलिए जो काम आप जिस समय पैशन को कर रहे हो, उस समय उसको पूरी मन लगा के, आत्मा के साथ, मतलब उसको अपने शरीर, आत्मा, वक्त सब दे दो, तभी आएगा। बाइकिंग का भी ऐसा ही है। अगर आपके अंदर घूमने का वो है और आपको उम्र का लिहाज नहीं है, अपनी खुद की उम्र का लिहाज नहीं है मेरी तरह, तो फिर आप बाइकिंग भी कर सकते हो। ठीक है, आप जवानी में करके भी छोड़ सकते हो, कोई इसमें कोई बात नहीं है। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप 66 साल की उम्र तक बाइकिंग करते रहो। तो बाइकिंग का भी यही है कि बाइकिंग में भी एक पैशन है, डिसिप्लिन है। संगीत में भी डिसिप्लिन है जी, उसमें भी डिसिप्लिन है। लय, ताल, सुर, राग, वो सब डिसिप्लिन है, सही सब डिसिप्लिन है सारे। इसमें आप ज़रा सा हटोगे तो संगीत से गए आप। वो आपको तो उस्ताद जी बाहर भिगा देंगे स्टेज के नीचे के, भी जा बेटा तू मेरा गाना ख़राब कर रहा है। तो ऐसे ही बाइकिंग में है, बाइकिंग में भी डिसिप्लिन है। यू हैव टू बी वेरी वेरी डिसिप्लिन। सुबह उठना है, जल्दी उठ के चलना है, सड़कें चूज़ करनी है, मैप ठीक से निकाल के रखने हैं, कहाँ जाना है, डेस्टिनेशन के डॉट्स बना के रखने हैं कि हम इस दिन इतने चलाएंगे, इस दिन इतने चलाएंगे, यहाँ रुकेंगे, वहाँ रुकेंगे। चलिए, आपको रुकने की जगह नहीं पता है, मिल ही जाती है कहीं ना कहीं, कुछ ना कुछ। देन बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग। यू माइट गो फॉर इन द मॉर्निंग अंडर द ट्री और बिहाइंड द बुश, ठीक है, बी रेडी फॉर दैट। डोंट से कि यार यहाँ तो होटल ही नहीं है, यार ये क्या बाइकिंग है, तो बाइक मत करो बाइकिंग फिर। डोंट डू दैट, हाइजीनिक नहीं है। देन गो टू मुंबई, पेरिस, लंदन, 5 स्टार होटल, 7 स्टार होटल में ठहरो आप। तो बाइकिंग का ऐसे है। और बाइकिंग को डिसिप्लिन है, बाइकिंग के साथ भी डिसिप्लिन है। बाइकिंग को अपने बच्चे की तरह रखना पड़ता है। जब हम चलाते हैं बाइक, ये रॉयल एनफील्ड वालों के अंदर होता है गुण ज़्यादातर। जो बिल्कुल ही नया है या जिसको कोई शौक नहीं है ज़्यादा, वो तो बाइक देख के पता लग जाता है कि इसने 6 महीने से धोई नहीं है गाड़ी। तो एक कान कॉन्स्टेंटली बाइक पे लगा रहता है, आगे से लेके पीछे तक की आवाज़ कहाँ से आ रही है, बिफोर समथिंग मेजर हैपेंस। वाह, ये बहुत सही बात। एक कान यू जस्ट अलॉटेड टू द बाइक। जैसे आप चढ़ोगे बाइक पे, एक कान आपको बाइक में कि चेन की आवाज़ आ रही है, अरे यार ये कुछ हो गया, ये कुछ भारी चल रही है, पतला पंचर बाइक खींच ले जा रहे हो। तो बहुत लोगों को पता ही नहीं लगता। हाँ, नहीं पता, अरे यार तेरी गाड़ी पंचर हो गई है, बताना पड़ता। कार वालों को तो खैर बिल्कुल ही नहीं पता लगता, बाइक वालों को भी बहुत से ऐसे हैं, कम हवा में चले जा रहे हैं, टायर वालों को मतलब लगाए जा रहे हैं, कीचड़ में धंस गई है गाड़ी। और एक हमारा दोस्त था, उसने ऐसे ही किया, उसमें करिश्मा मोटरसाइकिल थी, ये तब रोहतांग पास पूरा बना नहीं था, तब थोड़ा पुराने ज़माने की बात है, तो काफ़ी मडी वडी था। हाँ, तो बहुत मडी वडी था, गुजर दी मोटरसाइकिल बिल्कुल बीच में। मैं भी गया उस मड में, मैंने मोटरसाइकिल बंद कर दी, मेरे 2 आदमी आए, हमें खींच के निकाल दी, कीचड़ में घुस गए हम। वो
सोचा कि मैं चला के ले जाऊंगा। उसने क्लच व्लच दबा के मारा, मोटरसाइकिल वहीं खड़ी हो गई, धुआं निकल गया क्लच का। ओ एंड दैट बॉय वेंट फ्रॉम रोहतांग पास टू ले ऑन अ ट्रक विद हिज मोटरसाइकिल। हो गया ना, हो गई ट्रिप। तो इसलिए यू हैव टू बी वेरी डिसिप्लिन्ड व्हाइल आई ड्राइविंग। थिंक सर एक्सपीरियंस काउंट करता है। एक्सपीरियंस भी काउंट करता है, करता और फिर लोगों की सुनना भी चाहिए। या हम चिल्ला रहे थे कि अरे मत कर यार, तेरी क्लच प्लेट जल जाएगी। अरे नहीं सर, निकल जाएगी। वो सोचा कि करिश्मा मोटरसाइकिल है, करिश्मा कर देगी जैसा कुछ। एड में आता है वैसा ही हो जाएगा। हाँ वैसे कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ होता नहीं है। क्योंकि वाइल्ड जो होता है इज रियली वाइल्ड एंड इट कैन गो हेवायर haywire या anytime, या just like this. Yeah. सर आपके लुक्स के ऊपर बात करनी है मुझे। आपने जो टैटू बनाया है, हाँ या दिस आई वांट टू डिस्कस, क्या है सर ये? ये ओम मणि पद में, अब हम लेह लद्दाख जाते रहते हैं। हाँ तो टैटू बनाने का एक मौका पड़ा, तो मैंने कहा सोचा चलो यार, कोई अपना फ्रेंड थी वो बनवा रही थी, तो उसने बोला कि सुनील तुम भी बनवा लो कुछ। तो मेरे को इतना ही लंबा सा दिखाई दिया ओम मणि पद में हम। तो आई एम रियली इन लव विद लेह लद्दाख, वहाँ का जो कल्चर है, वो आपकी वहाँ बातों के से लोग, भी feel वहाँ होता के है, लोग या। बड़े शांत हैं, मतलब बाय एंड लार्ज। अब तो खैर थोड़ा अर्बनाइजेशन ज़्यादा हो गया है, तो थोड़े बहुत टूरिस्ट बढ़ गए हैं हाँ काफी। टूरिस्ट बढ़ गए हैं, हुडलम्स भी बढ़ गए, लोकल हुडलम्स भी बढ़ गए हैं। Okay. जैसे भी पिछली बार मैंने सुना था कि बाहर की टैक्सियाँ और बाहर की जो किराए की मोटरसाइकिलें अदर देन लद्दाख वहाँ नहीं अप्लाई करने देते। हाँ बीच में तोड़ फोड़ करी थी उन्होंने, कहा पता नहीं आजकल क्या चल रहा है मुझे नहीं मालूम, लेकिन ऐसा उन्होंने किया था। ये बिकॉज स्टेटहुड हो गई है ना थोड़ी सी, तो इसलिए अलग हो गया वहाँ से, तो उसकी वजह से भी होगा। बट सर ये थोड़ा बहुत tourism- मैच करता है आपको, मतलब Thank you. एंटायर थिंग मैचेस हाँ यू। तो मैंने कहा बनवा लेते हैं। हालांकि जब लद्दाख जाते हैं उस समय तो पूरा पहना होता है, क्या दिखता थोड़ी है कुछ, तो ये तो बस यहाँ शहर में दिखता है ऐसे ही, तो बस ऐसी शौकिया बनवा लिया इसमें। कोई नाइस सर, लुक्स गुड। ऐसा कोई वो नहीं है कि मैंने कोई अडॉप्ट कर लिया है बुद्धिज़्म को मैंने। हाँ ऐसा कुछ। सर नेक्स्ट ट्रिप कब कर रहे हैं लद्दाख का, या फिर लेटेस्ट मतलब अभी नियरेस्ट अब ट्रिप कब कर रहे हैं? स्पीति जाएंगे तुम्हारे साथ। हाँ मैं भी जाऊँगा। या स्पीति जाएंगे तुम्हारे साथ, स्पीति जाएंगे अक्टूबर में। ओके सर। हाँ सोचा अक्टूबर में अर्ली अक्टूबर में जाएंगे, ओके ताकि हमें बर्फ़ कुछ ना मिले ऐसी चीज़। ठीक है। क्योंकि सितंबर जो है लद्दाख और लेह और बाकी सारे हिल्स के लिए इट्स अ समर टाइम, ओके या जिसमें बारिश नहीं होती जी और धूप अच्छी निकलती है जी और ज़्यादा नदी नाले नहीं बह रहे होते, जी तो इसलिए बेस्ट टाइम है। ओके। वाह सर बातें करने में बहुत मज़ा आया। आपको कैसा Thank you, लगा? sir. आपको मुझे कैसा बहुत लगा मज़ा ये? आया, मेरे तो अंदर से तुमने सब कुछ निकलवा लिया करीब करीब। मेरे को एक्चुअली और बातें करनी है आपसे। आई थिंक हमें एक एपिसोड और करना चाहिए, या तो हम जब ट्रिप से आ जाएं तब वो एक्सपीरियंस के साथ। एक एपिसोड का मैं तुमको वन लाइनर बता के जा रहा हूँ, ओके वो ज़रूर मेरे से कभी डिस्कस करना। ठीक है, वो थोड़ा अटपटा है लेकिन बहुत अच्छा है। सही है सर। वो है कि मैं एक बार घर से गया हूँ 6 महीने या 7 महीने, और मैंने ट्रक पे काम किया है। ट्रक, मुंबई दिल्ली। ट्रक में काम किया मतलब ट्रक में काम ट्रक किया? पे काम किया है। आई वॉज अ क्लीनर एंड देन आई बिकेम द ड्राइवर ऑल्सो फॉर सम टाइम। आई स्टार्टेड ड्राइविंग एंड एट द एज ऑफ 17। वो अलग कहानी है। फिर कभी मज़ेदार है, वो सुनोगे तो। साहब ने इंटरेस्ट बिल्ड कर दिया। वो ठीक है। हम ऑफ स्क्रीन ये बात करेंगे पहले। हाँ पहले ऑफ स्क्रीन बताऊँगा तुम्हें। वाह, तो वो पागलपन था एक, लेकिन था बहुत बड़ा एक्सपीरियंस था मेरी लाइफ का। मेरी लाइफ का सबसे बड़ा एक्सपीरियंस जो तुम बोलते हो ना कि तुम आपको किस ट्रिप में हुआ, तो उस ट्रिप में था। मतलब क्या नहीं देखा और क्या नहीं झेला। 15 रुपये दिन में नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना। 70s की बात है, चल जाता था, लेकिन हाँ पता था कि अब 3 रोटी के बाद चौथी रोटी नहीं खा सकता मैं। एंड आई वॉज
slimmer than this at that time, but much stronger. मतलब बस की छत पे चढ़कर नीचे से टायर पकड़ाते थे, मैं एक हाथ से खींच लेता Oh था। my बस का टायर ऊपर खींच लेता था एक हाथ से, रस्से लगाना एक तो अलग कहानी है, क्यों हुई क्या हुई वो वैसे वेरी इंटरेस्टिंग थी। मतलब ये तो कोई बड़ा आदमी होता मेरी जगह तो बायोग्राफी में लिखता वो ऐसी चीज़ है। सो नेक्स्ट पॉडकास्ट में सर जब हम ट्रिप से आ जाए मे बी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो वो एक्सपीरियंस भी बताएंगे और हाँ। इस चीज़ को भी ऐड करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल अच्छा है वो, इससे लर्निंग फॉर यंग बॉयज़ एंड पीपल हु थिंक दैट दे कैन रूल द वर्ल्ड और दे कैन डू एनीथिंग। ख़ास तौर से टीन्स में था उस समय जब मैं गया हूँ घर से। 17 साल का टीनेजर ही होता है, एडल्ट भी नहीं था मैं, तो वो अलग कहानी है और मज़ेदार है। वाओ, ओके ओके, Thank you so much, sir. Thank you so much. मैं- Nice talking to you. It is a wonderful setup you have, and thanks to you and thanks to my dearest friend जो बनी है आज, संगीता। थैंक यू सर। So cute she is. खूब कॉफ़ियाँ पिलाई, खूब उसने हर तरह का ड्रिंक पिला दिया मुझे, एक्सेप्ट अल्कोहल जो मैं पीता नहीं। हम भी तो- नहीं पीते। हाँ, तो मैं टी टोटलर हूँ बिल्कुल। सर थैंक यू। तो आई थिंक मैंने संगीता को आपके बारे में बहुत बार बताया, जब हम ट्रिप पे जाते थे और हाँ, मैं मुझे- हमेशा उनको बोलता था हाँ, कि दिस इज वन पर्सन she दैट told आई me that. ऑलवेज वांट टू राइड She विद। told me that, so nice of you. और देखो हमारी कितनी वो कोई बहुत ये भी नहीं है कि बहुत कोई बैठ के खाना खाया हो, नहीं, बातें की हो नहीं, लंबी लंबी। आफ्टर बस- सो मेनी इयर्स मिले हैं, वो मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, बहुत थैंक्स अच्छा टू लग यू एक्चुअली टाइम निकालने के रहा है। अरे लिए, नहीं बिल्कुल, क्या बात कर क्योंकि रही है यार, मुझे पता है इतना बड़ा चैनल नहीं इतनी है, मज़ेदार but फिर इवनिंग भी- कट रही है मेरी और अभी ख़त्म भी नहीं हुई है। सबसे बड़ी बात है कि अभी इवनिंग ख़त्म नहीं हुई है। ख़त्म हो जाती तो फिर कहते चलो कि बहुत अच्छी रही, लेकिन अभी तो ख़त्म ही नहीं हुई है और हमने कितनी बातें कर ली दुनिया भर की। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू फ्रॉम द ऑर्डिनरी। Thanks a lot. नेक्स्ट Abhishek. एपिसोड विल डू मोर। Oh, yes, sure. Thank you Why sir, not? thank you। Thank you.